चलिए फिर आपका स्वागत है शो में। और आज वीरू, मैं और श्रेया जुड़ेंगे आज हमारे साथ इस शो में। आज हर्षिता आप गुरुकुल के शो में थोड़ा बिजी हैं, तो इसके लिए हम तीनों रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे के लिए। मार्केट में काफ़ी शानदार तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी, और एक चीज़ जो क्लियर है, बुल्स आर बैक, और वो भी ना सिर्फ बैक बल्कि शानदार वापसी बुल्स की। और जो सुबह हमने बात की थी, मार्केट ने उस टेक्सचर को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। पहली गिरावट में ही बाइंग आ गई। एक बार के लिए मार्केट 350 पे शुरू होकर नीचे आया, 280 तक गया, और 280 के बाद वीरू, मेरी बात हुई थी स्क्रीन पर कि यहाँ से शायद एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिले, और वाकई में वो बड़ी तेज़ी। और फाइनली उस दीवार को, जो कि 24,350 से 400 की दीवार थी, उसको हमने तोड़ा। और अब एक दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी बैंक ने भी अच्छी लीडरशिप दिखाई। इनफैक्ट आज निफ्टी बैंक ने लीड किया। सुबह से HDFC बैंक मोड में था, उसने शानदार मूव दिखाया। और मिड कैप में भी बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी मजबूत। तो कुल मिलाकर बहुत शानदार रैली मार्केट के लिए। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वाकई अनुज, स्ट्रॉन्ग मूव अभी। और अनुज, हम जो सुबह बात कर रहे थे उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 24,500 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाता हुआ। वो जो सबसे बड़े राइटर्स थे, जो पुट राइटर्स 24,000 पे, सबसे बड़े कॉल राइटर्स 24,500 पे, अब हमने जब सारे एवरेजेस के क्लस्टर को पार कर ही लिया है, अगला पड़ाव लग क्या रहा है निफ्टी के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए ये मार्केट में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि बस एक लेवल क्रॉस हो, फिर उसके बाद बड़े लेवल्स अपने आप आएंगे। 24,350 400 क्रॉस करने की देर थी, उसके बाद 24,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। वो सुबह बात हुई थी हमारी, वो अब ऑलमोस्ट 500 पर आ गए हैं हम। अब 24,500 से 600 पे एक कंजेशन है वीरू। तो अब अप्रोच ये रहेगी कि 24,500 से 600 का कंजेशन, या तो मार्केट इसको इस मोमेंटम के साथ ही निकाल ले, या फिर गैप अप के साथ निकाले। जो भी है वो भी इवेंचुअली जाएगा। मेरा व्यू ये है कि अब इस स्विंग में आपको 24,800 से 25,000 तक की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस मार्केट में एक तो आप लॉन्ग रहें, और दूसरा अपना स्टॉप लॉस जो है आज का लो बना लें 24,280। अब फॉरगेट अबाउट फ्राइडे का लो या फिर मंडे का लो, अब उनको भूल जाइए, वो लेवल तो बहुत नीचे रह गए। अब बस आज का लो, वहीं पर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी फेवर में है, क्योंकि ये मार्केट अभी भी हेविली नेट शॉर्ट है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो FIs के स्टैट्स देखना वीरू, कि कितने शॉर्ट्स कवर हुए, लॉन्ग ऐड हुए या नहीं हुए। लेकिन मार्केट अभी भी शॉर्ट है, और इसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है। और स्ट्रैटेजी अभी भी आपकी वही रहनी चाहिए कि आप लॉन्ग रहें इस मार्केट में, एक स्टॉप लॉस लगा लें, और स्टॉप लॉस अपने एडजस्ट कर लें अब आज के लो के हिसाब से। जो सुबह भी हमने एक व्यू लिया था, आई थिंक 930 945 पे वो व्यू लिया था कि बस अब यहाँ से एक स्टॉप लगा के लॉन्ग हो जाए। आई थिंक अब बस वो ट्रेड ही आपका काम कर देगी बाकी का। बैंक निफ्टी में वीरू, मेरा व्यू अभी भी वही है इंटैक्ट, कि चांसेस हैं कि हम दिसंबर सीरीज में नया हाइक जड़ दें। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब वो, यहाँ से सिर्फ 1700-1800 पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। 600 पॉइंट तो हमने आज ही कर लिया हमने, तो ऐसे 2-3 दिन और हुए तो बैंक निफ्टी आ जाएगा ऑल टाइम हाई पर। अगेन बैंक निफ्टी में भी अप्रोच वही रहेगी कि आज आप यहाँ पर लॉन्ग रहें, और आज के लो को अब आप बेसिकली यहाँ पर एक स्टॉप लॉस समझ लें। तो वो मेरे ख्याल से एक यहाँ पर अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी की ट्रेड के लिए। लेकिन वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक क्या देखा आपने? अनुज, 3-4 स्टॉक्स जो मेरे को स्क्रीन पे बड़े प्रभावशाली लग रहे हैं इस वक्त। पहला स्टॉक मेरे ख्याल से जिस पे मैं रीडिंग कर रहा हूँ अनुज, जो कि पॉसिबली ये क्लोजिंग उसके नाम हो सकती है, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट। स्क्रीन पे भाव है 3793, लिख के रखिए आपके स्क्रीन पे। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज क्रॉस हो रहा है 1 अक्टूबर के बाद 3793, और ये बड़ा टर्न है, बड़ा रिवर्सल है। आई थिंक नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। इट्स अ पार ऑफ न्यू, आई थिंक, डेरिवेटिव स्टॉक्स। ओपन इंटरेस्ट देखिए 27%, 1,19,000 शेयर जुड़े हैं अनुज। स्ट्रॉन्ग मूव मेरे ख्याल से 20 डेमा के बाद जहां तक का इसका पड़ाव नज़र आ रहा है वो है करीब 4,095। तो नज़र रखिएगा इस स्टॉक फ्यूचर पे। मेरे ख्याल से इस क्लोजिंग में सबसे प्रभावशाली स्टॉक ये है मेरे को जो नज़र आ रहा है एज पर डेरिवेटिव रीडिंग, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि सारे के सारे डेरिवेटिव्स के नए स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। फिर लेके आइए आप BL, डिफेंस स्पेस में 312 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 6 अगस्त के बाद की सारी ट्रेजेक्ट्रीज ने पार कर दी है। और आप OI एडिशंस देखिए, मतलब शेड देखिए, 11,17,000 शेड हुए, 1% OI बिल्डअप हुआ, मतलब प्राइस अप है 1.5%। और 310 की पुट में स्ट्रॉन्ग राइटिंग है,
ये एक बड़ी चीज़ है। दैट मीन्स बेस अपने साथ अगर आप देखें शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो एक हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट, दूसरा हो गया BEL, और तीसरा मैं आई थिंक स्क्रीन पे रखूंगा अनुज, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है और मोमेंटम अच्छा है, CSC। सुबह भी मार्क किया था आपने स्टॉक ये, और अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 185.76 पे। तो OI रेशंस यहाँ भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, करीब 23 लाख शेयर कंडीशन हुआ। तो DMart, उसके बाद BEL और CESC। अब श्रेया के पास चलते हैं आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक समझने के लिए और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का क्रम। श्रेया। बिल्कुल बिल्कुल, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालते कि कौन से स्टॉक्स आज तेज़ी में। तो अगर निफ्टी के स्टॉक्स पे नज़र डालें तो अडानी पोर्ट्स यहाँ पे तेज़ी में दिख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में भी 3.25% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। सिप्ला आज के सत्र में गेनर्स में शामिल है, 2.25% तक की तेज़ी, और NTPC ने भी गेनर्स में अपनी जगह बनाई है, निफ्टी के 3.25% तक तेज़ है। वहीं FNO की बात करें तो KPI टेक ने अच्छा खासा मूव दिखाया है, आज लगभग 7% की तेज़ी KPIT टेक में। मनपुना फाइनेंशियल में 7.25% तक की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही। टाटा एलेक्सी ने भी अच्छा परफॉर्म दिखाया, 6.5% का उछाल, और मूवमेंट यहाँ अंबुजा सीमेंट में भी दिखा है, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। अब मंदी के ट्रेडिंग कौन से शेयर्स हैं वो देख लेते हैं। ITC पर आज दबाव देखने को मिला, क्लियरली GST वाली खबर के बाद 1.5% टूटा ये आज के सत्र में। ट्रेंड पर भी दबाव देखने को मिला, लगभग 0.5%। भारतीय एयरटेल 1.5% से के करीब टूटता दिखा आज के सत्र में, और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है हमें। एक बार FNO वाले लूजर्स पे नज़र डाल देते हैं तो दीपक नाइट्रेट पे आज डेंट पड़ता दिखा, 5.5% की तेज़ी यहाँ, माफ़ कीजिएगा, गिरावट देखने को मिल रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ में 3.25% का गिरावट, और PB फिनटेक पर भी दबाव 1% से ज़्यादा, और वरुण बेवरेजेस GST का डेंट 2.25% की तेज़ी, माफ़ कीजिएगा, गिरावट देखने को मिली। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा में चलिए काम करते हैं। आज कमाई का अड्डा में जो हमारा क्रम है वो आपको बताते हैं। सब फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी हमारे साथ, प्रकाश काबा जी, सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और जतिन गेडिया, आशीष बहेती हमारे साथ आज जुड़ेंगे शो में। उसके अलावा एक बड़ी खबर हम थोड़ी देर में ब्रेक करेंगे, लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे उसके लिए कुछ ही देर में। और 2:15 पर लता वेंकटेश जुड़ेंगे हमारे साथ। HDFC बैंक के मैनेजमेंट का क्या प्लान है, मेगा प्लान, इस पर बातचीत होगी। 2:25 पर बैंकों पर बुलिश क्यों है कोटक, ये जानेंगे यतिन के साथ। 2:35 पर श्रेया के पास जाएंगे और जानेंगे जो FNO में नए खिलाड़ी हैं उनमें किस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन जुड़ेंगे। और 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर BTST या STBT ट्रेड्स लेंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। श्योर, मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है DMart, 3831 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 3800 का, करीब 30 रुपीज। इसका जो नियर टर्म टारगेट है फर्स्ट 3900, फिर 4000। मेरा लक्ष्य 4000 पर है DMart पर। हो सकता है 1-2 दिन लगे, हो सकता है एक स्पिल ओवर ट्रेड भी हो, लेकिन यस, DMart पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। अब हम चलते हैं आशीष बहेती जी के पास। सर, आपके पास कौन सा ट्रेड है आज 2 बजे के लिए? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। REC लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है और जिस हिसाब से 200 डेमा के ऊपर REC अब निकल रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 535 का SL मेंटेन करें। 555 के पहले टारगेट और 565 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे हो गया REC फ्यूचर्स। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। और 12 बजे जो आपने ट्रेड दिया था इंडस टावर्स का, बेहद शानदार ट्रेड था, बहुत अच्छा स्विंग दिया इसने। अभी क्या आप ग्रिप करना चाहेंगे, आपका कन्विक्शन आइडिया? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे मैं फ्रेश बाय देना चाहूंगी टाटा कम्युनिकेशंस में। टाटा कम में आज एक हम देख सकते हैं कि 1800 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है, टेक्निकल ब्रेकआउट भी आया है। इंट्राडे पे मुझे लगता है यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 1780 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का। एक
पोजिशनल टारगेट 1880 और 1900 यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे टाटा कॉम के फ्यूचर्स पे भी आप बाई कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली 1820 कॉल ऑप्शन 45 पे भी बाई कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगाए 35 का, टारगेट रहेगा 65, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 80 का। कम्युनिकेशन ये हो गई सोनी जी के पिक का। अब चलते हैं जतिन गेड़िया के पास। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ हिंदुस्तान कॉपर में होगा। पैटर्न वाइज अगर जो देखें तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और ओवरऑल मेटल स्पेस में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर अच्छा ट्रेड आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऊपर में हमारे टारगेट्स रहेंगे 300 के और हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 278। ओके, जतिन जी का 280 पर हिंदुस्तान कॉपर में एक स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 8 रुपये 8.5 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। प्रशांत सावंत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड प्रशांत इस वक्त का? जी अभी जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मुझे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक सपोर्ट लेके वॉल्यूम बेस्ड पिकअप आ रहा है। करीबन 145, 146, 145, 146 में ट्रेड कर रहा है। 142.50, 142.50 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। यहाँ से जो टारगेट नजर आ रहा है वो 152, 152 का नजर आ रहा है। ओके, L&T फाइनेंस। अब चलते हैं मयूरेश के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। मयूरेश जी, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट पिक। आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक बैंक्स पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे तिमाही के नतीजे आए थे काफी लाजवाब थे, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। तो आई थिंक विद इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी शानदार नतीजे दिए हैं। निम्स में स्टेबिलिटी देखी गई है, नॉट टू मच ऑफ अ कॉम्प्रेशन। एडवांसेस ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी डिसेंट, और मैनेजमेंट को यही उम्मीद है कि जो एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ है दोनों ठीक ठाक रहेंगे। इनफैक्ट पिछले ही महीने में डिपॉजिट ग्रोथ हैज आउटपेस्ड एडवांसेस ग्रोथ। 11.75% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है एंड एडवांसेस ग्रोथ हैज बीन 11% फॉर द सिस्टम एज अ होल। तो जैसे इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट्स दिखे जाएंगे, PSU बैंक्स विल बेनिफिट इवन मोर, largely because of the asset base that they probably have, जो legacy accounts इनके पास है और जो stickiness है ये accounts में। At the same time, asset quality pressures are significantly coming off, provision coverage ठीक ठाक है, जितनी recoveries आएंगी बैलेंस शीट के ऊपर, जो बैंक काफी ऑप्टिमिस्टिक है, सीधा बॉटम लाइन पे और ROEs पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा बैंक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक स्पेस से, फेडरल बैंक प्राइवेट स्पेस। ओके, अब एक बड़ी खबर जो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कल से MPC की शुरुआत हो रही है। 10 तारीख तक कार्यकाल था शक्तिकांता दास जी का, है रादर। तो अब क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? मार्केट काफ़ी समय से कयास लगा रहा है और लक्ष्मण जी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से मिलना चाहिए एक्सटेंशन। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो पूरी खबर बताइए, और ये कितना जो एक्सटेंशन होगा ये कितने टाइम का होगा? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। दरअसल ये पहली बार ऐसा हुआ कि MPC मीटिंग से ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि RBI गवर्नर को एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक RBI गवर्नर शक्तिकांता दास को एक्सटेंशन मिलने की पूरी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और कितना मिला है, ये जो सवाल पूछा आपने, ये सबसे बड़ा सवाल अब निकल के आ रहा है। लेकिन पिछली बार ये दूसरा एक्सटेंशन होगा। पिछली बार 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, इस बार शायद इतना लंबा एक्सटेंशन नहीं मिले। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक या तो कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 1 साल तक का एक्सटेंशन इनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो आपको बताऊं कि ये सबसे ज्यादा दिनों तक RBI गवर्नर रहने वाले गवर्नर बन जाएंगे। इससे पहले मैं देख रहा था कि बेनिगल रामा राव जो है वो सबसे ज्यादा 7.5 साल तक RBI गवर्नर रहे थे, लेकिन अब शक्तिकांता दास 6 साल तक यहाँ पे रह चुके हैं। 18 में उनकी नियुक्ति हुई थी, 21 में एक्सटेंशन हुआ था, फिर एक एक्सटेंशन की और तैयारी चल रही है। तो इसकी संभावना पूरी एक्सटेंशन मिल जाए और वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से लगभग यही संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो बहुत जल्द इसकी औपचारिक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी लक्ष्मण जी के हवाले से कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, इस बात की ज़्यादा प्रबल अगर आप देखें तो संभावनाएं हैं। अनुज, मुझे याद है वो समय जब शक्तिकांता दास जी का अपॉइंटमेंट का नाम आ चुका था और बहुत सारी अगर आप देखें चर्चाओं में ये बात होती थी कि
उनका अनुभव कैसा है कि नहीं है, क्या वो इस पोजीशन को लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट मेरे ख्याल से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यकाल अगर किसी आरबीआई गवर्नर का रहा तो उनका कोविड में जो उन्होंने करा, वो जो स्थिति कभी विश्व ने देखी ही नहीं थी, उसमें उन्होंने इस इकोनॉमी को हैंडल किया। कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक ऐसे वक्त जब इन्फ्लेशन स्टिल हाई है, ग्रोथ सेक्रीफाइस हो रही है, एक बार सरकार उनको फिर ये एक्सटेंशन दे? देखिए वीरो, वो तो खैर लक्ष्मण जी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सही ही होगी, लेकिन आपको याद है जब शक्तिकांता दास जी को गवर्नर बनाया गया था, कितने लोगों ने क्या क्या कहा था, है ना। और क्योंकि एक हमारे यहाँ क्या होता है ना, आप कई लोगों की एक फिगर जो है ना वो लार्जर देन यूनिवर्स बना देते हैं। जैसे एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर की बना दी गई थी, तो उसके बाद ये था कि अब ये गवर्नर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें कहने में मुझे कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि शक्तिकांता दास जी शायद आरबीआई के एटलीस्ट जो मैंने जो आरबीआई का इतिहास देखा है उसमें बेस्ट गवर्नर रहे हैं। एक वाई वी रेड्डी शायद क्लोज आते होंगे, बट अदरवाइज और एकदम अनअज्यूमिंग वे में जो उन्होंने काम करा है, जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए करा है, जो उन्होंने इकॉनमी के लिए करा है, और जो जिस तरीके से उन्होंने काम करा है और सबको साथ लेकर चलने का, वो आई थिंक विदाउट अ डाउट, और मार्केट भी इस खबर से खुश होगी, मैं बताऊं आपको, क्योंकि एक कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये मुझे लग रहा है कि एक मार्केट भी इसको एक अच्छे से अच्छी खबर की तरह ही लेगा। और विदाउट अ डाउट अब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि 6 महीने 1 साल कितना एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन जितना ही मिलेगा वो इनको आरबीआई के इतिहास का सबसे लंबा गवर्नर बना देगा। ये अपने आप में एक टेस्टमेंट है जिन्होंने काम किया। जैसा आपने बोला कोविड के टाइम पे वो जो सबसे टफ टाइम था उसमें उन्होंने नेविगेट किया था, तो काबिल तारीफ़ था, बिल्कुल काबिल तारीफ़ था उनका काम। बैंक निफ्टी मीनवाइल वीरू अब 600 पॉइंट ऊपर है और उसको लीड कर रहा है क्लियरली एचडीएफसी बैंक। सुबह से ये बात हुई थी कि एचडीएफसी बैंक पर नज़र रखें, शानदार मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है। और अब देखिए आप उसके अलावा एसबीआई भी ज्वाइन कर रहा है, एक्सिस बैंक भी ज्वाइन कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर इस समय इन स्टॉक्स में आ रहे हैं। मयूरेश, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में अगर आपको कोई स्टॉक चुनना हो तो कौन सा होगा? अनुज जी, हमारे सबसे आई थिंक व्हाट वी लाइक एट विलियम ओनील इज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के भी जो नतीजे आए थे वो रीजनेबली ठीक ठाक थे, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक प्राइस एक्शन इज लार्जली नाउ गेटिंग जेस्टेटेड इन। बट जैसे एक्सिस के नंबर्स आए थे उदाहरण के तौर पे, जो उन्होंने सारे पैरामीटर्स पे एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, इवन आईसीआईसीआई बैंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मुझे लगता है आई थिंक ये 2 दिग्गज बैंक जो प्राइवेट स्पेस से है, इसमें जो बिजनेस पैरामीटर्स हैं, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ, बीइंग वेरी वेरी पर्टिकुलर हियर। दूसरा आई थिंक जो निम्स है वहां पे स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है। तीसरा आई थिंक जो प्रोविजन कवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे, जो एक्सेस प्रोविजनिंग ये कैरी कर रहे हैं बैलेंस शीट पे, और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है SMA1 SMA2 मिला के, आई थिंक वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन द लार्जर नेम्स आईसीआईसीआई एक्सिस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक एट। जी सर, बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही है। निफ्टी बैंक ने क्लियरली आज बहुत अच्छा मूव दिखाया है निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो। सवाल ये कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है श्रेया ये, और मेरे ख्याल से 52,700 पर तो हम आ गए हैं बैंक निफ्टी पर। आई थिंक अब नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस 52,800 पर थी। आज सुबह जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसमें 52,800 पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो उसमें जो भी रेजिस्टेंस है वो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो भी रेजिस्टेंस अब आएगी वो प्रीवियस जो उनकी क्लोजिंग्स थी और जो प्रीवियस हाइज थे उसके हिसाब से आएगी, या थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो वो ऑप्शंस के हिसाब से आएगी। ध्यान रखिएगा अब बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी नहीं होती है, अब बैंक निफ्टी में सीधा मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी होती है। तो पहले क्या होता था, पहले हम क्योंकि अगले वीक के ऑप्शंस देखते थे और अगले वीक के ऑप्शंस देखकर एक व्यू लेते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप ली है मार्केट में, जिस तरीके से 3-4 दिन से बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स में मूव आया है, और जो मैंने 2-3 दिन पहले जो कहा था कि मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी आपको दिसंबर में ही ऑल टाइम हाई हिट करे, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है। 54,467 बैंक निफ्टी के लिए फ्रैंकली 1600 पॉइंट 650 आज ही हो गए, तो 1600 मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक लीड ले रहा है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 53,500 तक मुझे लग रहा है कि इस स्विंग में जाना चाहिए। एक काम करते हैं, बात आपने सिंस छेड़ी दी है बैंक निफ्टी की और मैंने एचडीएफसी बैंक की बात करी ली है, तो क्यों ना लता मैम के पास जाया जाए और समझा जाए कि ये जो एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली इतना शानदार मोमेंटम आया है, उनके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। और उन्होंने बात की थी सीईओ
और CFO दोनों से, और क्या निकल कर आया लता मैम उस बातचीत से, और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अब ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक और बुरे दिन लग रहा है खत्म हुए, अच्छे दिनों की शुरुआत हुई यहाँ पर। हाँ, मुझे भी तो ऐसे लग रहा है कि मर्जर के जो पेन है वो एटलीस्ट लास्ट स्टेज में है, या द वर्स्ट इज़ ओवर। ये तो इट वाज अ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो ऑन कैमरा इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो मार्जिन, ये ढेर सारे गाइडेंस जो दिए हुए हैं वो पब्लिक स्पेस में है, ज़्यादातर स्ट्रैटेजिक चीज़ें ही वो बता रहे थे। और एक तो था कि उनका एक बड़ा सिक्योरिटाइजेशन अभी मार्केट में है, सेल ऑफ देयर लोन 13,000 करोड़ ऑफ ऑटो लोन्स। तो उससे बात शुरू हुई, उन्होंने कहा कि ये एक न्यू वे ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेस वो देख रहे हैं। ये साल 15,000 होगा, लेकिन फ्यू इयर्स में वो 1 ट्रिलियन रुपीस भी हो सकता है टू जनरेट रिसोर्सेज। जस्ट डिवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे AIFs हैं, फॉरेन फंड्स हैं जिनको इंडियन क्रेडिट में इंटरेस्ट है, गुड क्वालिटी क्रेडिट, फिक्स्ड इनकम में, और इनको सब वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लॉन्गर टर्म ये जो लोन डिपॉजिट रेशियो करके प्रॉब्लम था, जिसके वजह से ये डिपॉजिट वॉर सब जारी था, उनका मानना है कि वो पहले जब मर्जर हुआ उनको लगा 4-5 इयर्स लगेगा अपने पुराने लोन डिपॉजिट रेशियो, मतलब अगर 100 रुपया डिपॉजिट है तो उनका लोन 100 से भी ज़्यादा में चलता है, क्योंकि वो CDs मार्केट से पैसे उठाते हैं अगर बिसाइड्स डिपॉजिट्स। RBI का एक्सपेक्टेशन है कि वो कम हो जाए। अभी वो उनका नॉर्मल लोन डिपॉजिट रेशियो 85 to 90%, वो जो प्री मर्जर था, वो अभी उनका अनुमान है कि वो 2027 में ही आ जाएगा। Okay. और जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया है, वो ये साल उनका लोन ग्रोथ कम करेंगे, इंडस्ट्री से कम, नेक्स्ट ईयर इंडस्ट्री के लेवल पे, और 2027 में इंडस्ट्री से बढ़कर, जो उनका पहला रीत रिवाज, जो पहला प्रैक्टिस। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करनी थी, जब एक बुल मार्केट चल रही थी पीक पर, तब HDFC बैंक के सबसे ज़्यादा मीम बने थे, सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था उसने। लेकिन उसके बाद जब RBI ने एक हिंट दिया कि कुछ बहुत ज़्यादा पेन है MFI स्पेस में या फिर छोटी स्पेस में, और सबसे पहले उस स्पेस में स्लो डाउन HDFC बैंक ने ही खुद से किया था, और अभी जो मार्केट में इतनी करेक्शन आई उसमें एक स्टॉक जो नहीं गिरा था वो था HDFC बैंक। तो कुछ हद तक क्या वो जो एक हम HDFC बैंक को जिस तरीके से जानते आए हैं, ये क्या उसी का एक कंटिन्यूटी की तरह से देखा जाए? एक अहेड ऑफ द कर्व जो वो हमेशा दिखाते आए हैं। कॉर्पोरेट लोन्स उन्होंने पहले, जब आदित्यपुरी के टाइम में, उन्होंने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे NPLs हैं, वो पहले ही निकल गए। और अभी भी वो उन्होंने वही बताया कि अनसिक्योर्ड लोन्स में उन्होंने ये सेकेंड क्वार्टर में हमको चौंका दिया, क्योंकि उनका ग्रोथ सबसे ज़्यादा था। तो मैंने वो भी उनसे बात की, उन्होंने कहा हमको 1 साल पहले ही पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम है, तो वो निकल गए थे लास्ट ईयर। और अब जब कोई उसको छूना नहीं चाहता, उनको अच्छे क्रेडिट्स मिल रहे हैं, गुड इंटरेस्ट रेट, हाई रेट पे, नॉट सो रिस्की क्रेडिट, तो वो उसको ले रहे हैं। दैट अनसिक्योर्ड लोन ऑल्सो इज गिविंग देम दैट मार्जिन। उनका मार्जिन ये साल, ये क्वार्टर में घटा नहीं था, बाकी सबके थोड़े बहुत घटे थे, उनको वो भी मैनेज कर पाए। और मर्जर के बारे में उन्होंने अच्छी बात बताई। मैंने पूछा कि मर्जर का फायदा क्या हुआ, तो अभी इंक्रीमेंटल जो होम लोन्स आ रहा है वो सब HDFC सेविंग्स बैंक अकाउंट्स में आ रहा है 95%, और पुराने जो HDFC बोरोअर्स हैं उनके भी मोर देन हाफ HDFC बैंक सेविंग्स अकाउंट्स, क्योंकि सबको डिपॉजिट्स चाहिए। उन्होंने वो बता रहे थे कि सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स उनको बैठे बैठे मिल गया, और वैसे ही सबको रिटेल लोन अच्छे वाले बोरोवर्स चाहिए। ये होम लोन बोरोवर्स को हम पहले से 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे चुके हैं, वो तो उनका KYC कर चुके हैं। तो एक क्लिक में वो उनको अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं। अगेन दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ ग्रोथ। तो वो कह रहे हैं कि मर्जर सिनर्जीज अभी दिख रहा है उनको। बिल्कुल, और वो लाइन याद आती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, आज बनाया फ्रेश ऑल टाइम हाई HDFC बैंक ने। सर मैम बहुत बहुत शुक्रिया। गाबा सर, टेक्निकली अब नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे? आज सुबह हम बात कर रहे थे कि 2000 का रास्ता ओपन हुआ है यहाँ पर शायद। बिल्कुल, क्योंकि HDFC का बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस, जो कंसोलिडेशन हुआ है 1600 और 1750 के बीच में, और उसके बाद जो ब्रेकआउट है वो 2000 से कम आसपास रुकने वाला नहीं है। तो 2000 तो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, वहां आहिस्ता जाएगा या फास्ट जाएगा या स्लो जाएगा, जो भी होगा, लेकिन 2000 ओपन हो गया। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन 1750 है। अब क्या करना चाहिए? बाय डिप्स एंड एंजॉय द राइड, दैट्स ऑल। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, अगेन डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड। जी हाँ, ये मालूम है सर, ये आपके पोर्टफोलियो में है।
मीनवाइल मार्केट्स डे हाई एट 24473। अब देखिए और क्या क्या हो रहा है। हमने कुछ स्टेज डिस्कस किया था, मैं शुरू में किया था डीमार्ट, क्या चला वो स्टॉक जो मार्क किया था मैंने शुरू में अपनी कमेंट्री में। अब लेके आइए आप इस सीरीज में जो सबसे बेस्ट रोलोवर्स लेके आए थे 92% रोलोवर के साथ, जो पॉली कैब आया था, अब 7392 पे डे हाई पे। और सोनी जी, इट्स अ टिपिकल फ्लैग, आपके पास 92% रोलोवर हैं। और मैं अब वो 7400 के कॉल के ओआई को देखकर, प्लीज़ ज़रा 7400 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर, और आज के इसके इंट्राडे ओआई को देख के तो कह सकता हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग के सेशन के बाद अब इमर्ज हो रहा है यहाँ पर बाइंग का सेशन, मतलब बाइंग हो रही है। सोनी जी, यहाँ पे 7400 की कॉल पे आपका आउटलुक और इस प्राइस पे, और ये फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या है सोनी जी? अगर ये एक शानदार ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पर? वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव है यहाँ पे, हम देख सकते हैं पॉलीकैब में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पेस बना रहा है अभी 7200 पे। नेक्स्ट लेवल जो ये क्रॉस करने की तैयारी में है वो है टुवर्ड 7600। सो 7400 कॉल ऑप्शन जो करीबन अभी चल रहा है 210 टू 112 के लेवल पे, मुझे लगता है कि ये स्टॉक, ये कॉल ऑप्शन पर्टिकुलरली डबल हो सकता है टुवर्ड्स 380 और 400 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे स्टॉपलेस अगर करंट लेवल से बाय करना है तो स्टॉपलेस आपको 130 का रखना पड़ेगा। स्टॉक में पोटेंशियल काफी है, फ्रेश लॉन्ग्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, और टुवर्ड 7600 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो 400 टारगेट्स के लिए 130 स्टॉपलेस के साथ 7400 कॉल ऑप्शन को यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल आज एफएनओ के नए शेयर्स की बहार है। केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, एवेन्यू सुपरमार्ट, बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, इनमें से काफ़ी शेयर हमने डिस्कस भी किए थे। एक शेयर जो थोड़ा रह गया था, एंजल वन। एक बार एंजल वन का शेयर देखते हैं और उस पर बात करते हैं। और अच्छा मयूरेश, अगर आपसे पूछूंगा तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा एंजल वन पर सवाल? और क्या भी होगा आपका एंजल वन पर? बिल्कुल नहीं सर, और 5 साल हो गए हैं सर, बट आई थिंक आई हैव सीन दैट एंटायर ट्रांजिशन। जब मैं छोड़ रहा था तब ये पूरी जो डिजिटलाइजेशन की मुहिम थी, जो ये ऐप डेवलप कर रहे थे, वाज इन रियल अर्नेस्ट। कोविड वाज द किकर अनुज जी ये स्टॉक के लिए, क्योंकि तब तक इनका ऐप कंप्लीटली रेडी हो गया था, और जो इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड की थी अराउंड द ऐप, आई थिंक इट वाज इजीली जेस्टेटेड, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम। मिलेनियल्स को काफी अच्छी तरह से ये एडेप्टेशन आई थिंक पसंद आ गया, एंड इनोवेशंस दैट दे आर प्रॉब्ली ब्रिंगिंग इन। जो नए नए प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं, दे रिसेंटली गॉट अप्रूवल्स फॉर पीएमएस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस एज वेल, और इसलिए मुझे लगता है इनकी जो सोर्सिंग स्ट्रैटेजी है, इनकी जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, लार्जली हैपनिंग थ्रू डिजिटल, ये कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग को कम करती है। ऑब्वियसली विद न्यू रेगुलेशंस वॉल्यूम्स में थोड़ी सी आई थिंक गिरावट देखी जाएगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज डिस्काउंट ब्रोकर्स आर नाउ रैम्पिंग अप वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसके लिए वो थोड़े से ज्यादा पैसे ले रहे हैं क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स डोंट माइंड पेइंग दैट। तो आई थिंक बढ़िया स्टोरी है कैपिटल मार्केट की पूरी इकोसिस्टम की, जिनके पास ये बिल्कुल बने। जी सर, आपने एफएनओ में जो नए स्टॉक्स शामिल हुए उनकी बात की, उसमें से एक स्टॉक जो हालांकि मैं तेज़ी के ट्रेंड में भी बात कर रही थी, केपीआई टेक की बात करना चाहूँगी। 7% से ज़्यादा की तेज़ी आज इसने दिखाई है। गावा सर से मेरा सवाल होगा सर, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फेमिलियर हूँ मैं आपसे। गावा सर हेलो, और केपीआई टेक को कैसे देख रहे हैं आप? ये स्टॉक कैसा लग रहा है आज जिस तरीके से इसने मूव दिखाया है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यस, बिल्कुल बात कर चुके हैं, एक शो भी कर चुके हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका शो। 1 नंबर 2 केपीआईटी की बात, सबसे पहले डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। ये स्टॉक अब बॉटम आउट हो चुका है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस। जो बेस बनाया करीब 8-10 दिन का केपीआईटी में, ये बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड करा है 1438 पर। इसको ट्रेड कैसे करें? अब 1438 फिर टारगेट होना चाहिए 1650, काफी अराउंड 200 रुपीज अपमूव है यहाँ पर। तो लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 1320, 1330 का, और थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मेरे ख्याल से अपमूव मिलेगा। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1550 रहेंगे, फिर 1650 भी पॉसिबल है, तो थोड़ा उसको ज्यादा वक्त देना चाहिए। लेट्स प्ले इट आउट और लेट्स एंजॉय द राइड फॉर दैट। केपीआईटी बॉटम आउट अप्रोच। ओके, तो केपीआईटी टेक का बॉटम आउट थोड़ा 1320 या 30 के करीब का, आपको थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और कैरी करना होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल की करेक्शन के बाद बैंकों और एनबीएफसी शेयरों पर बाजार का फोकस लौटा है। ब्रोकरेज हाउसेस को ना सिर्फ बैंकों के वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल लग रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। और अक्सर ये सवाल होता है कि क्योंकि मार्केट एक रिकवरी जोन में है, कौन से शेयर्स चलेंगे, कहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, कहाँ ब्रोकरेजेस को अपसाइड ज़्यादा लगती है। तो आज जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की, यहाँ से एक जो ट्रेंड निकल के आया है वो ये है कि आगे जाके सेकेंड हाफ में जो अर्निंग्स रिकवरी की बातें हो रही हैं और जो वैल्यूएशंस की बात हो रही हैं, इनमें जो BFSI सेक्टर है यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, MFI सारे के सारे कंपनीज कवर्ड होते हैं, यहाँ सबसे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस बैंकिंग और NBFC शेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं FY19 की वैल्यूएशन से थोड़े आपको कम या बेहतर वैल्यूएशंस पे सारे के सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। FY19 इसीलिए क्योंकि ये कोविड के पहले के वैल्यूएशंस थे, और अगर हम 5 साल का पीरियड देख लें तो FY19 एक रेलेवेंट पीरियड होता है। अगर हम IFL की बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये शेयर्स इनको पसंद आ रहे हैं और इनको लगता है MFI छोड़ के, जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसको छोड़ के सारे के सारे सेक्टर्स में आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी BFSI सेक्टर की, जहाँ तक की बात हो रही है। प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ब्रोकरेज को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ जो FY19 का वैल्यूएशन था वो लगभग 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू था, जो अभी लगभग 2.5 टाइम बुक वैल्यू पे आपको शेयर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिक वैल्यूएशन से सस्ते वैल्यूएशन पे आज भी आपको ये शेयर दिखाई पड़ रहा है। एक्सिस बैंक की बात करें, सिटी यूनियन बैंक की बात करें, फेडरल बैंक की बात करें, तो सारे के सारे ये बैंक्स ICICI बैंक छोड़ के अपनी FY19 की प्राइस टू बुक वैल्यूएशन से नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। PSU बैंक्स की भी यही आपको कहानी दिखाई पड़ेगी। 10 से 15% डिस्काउंट FY19 के वैल्यूएशन पे आपको PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। SBI हालांकि लगभग सेम वैल्यूएशन, सिमिलर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है आज भी, जबकि इनकी जो इंश्योरेंस और AMC बिजनेस है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और अगर हम NBFCs की बात करें तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। बजाज फाइनेंस जो FY19 में 7 टाइम से ज़्यादा प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता था, आज केवल 4 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस, LIC हाउसिंग, M&M फाइनेंस की बात करें तो ये जो डबल स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे उससे आधे वैल्यूएशंस पे आज आपको अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको FY19 से आधे प्राइस टू बुक वैल्यू के वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ब्रोकरेजेस है इनका रुझान है कि BFSI सेक्टर शायद यहाँ से ज़्यादा अपसाइड आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट सामने रखने के लिए क्लियरली ये एक सेक्टर है जहाँ पर वैल्यूएशन शेयर कंफर्टेबल है मार्केट के लिए। और आई थिंक हमने पंचनामा में भी कई बार बात की है, स्पेशली PSU बैंकों में, कि ये एक स्पेस है जहाँ पर शायद गलत जाने का रिस्क आपके पास बहुत कम है। और SBI का चार्ट देखते हैं एक बार। और SBI हम आई थिंक मैंने और वीरू ने इस पर कई बार बात की है, अभी भी शायद अपने उस पोस्ट इलेक्शन डे हाई के नीचे है। आई थिंक उस दिन का हाई शायद 904 या कुछ था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अभी भी उसके हम शायद नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। इस पर एक टेक लेते हैं। ये 3 महीने का चार्ट है, आप इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा। आई थिंक 6 महीने के चार्ट में दिखाई देगा। ये देखिए 1 महीने में अभी भी 3% ही ऊपर है। 6 महीने के चार्ट में देखिए वो 912 दिखाई देगा। और 6 महीने के चार्ट में अभी भी ये स्टॉक 5-6% एक्चुअली नीचे है ये स्टॉक। आशीष बहती जी, SBI क्या इस स्विंग में लग रहा है ऑल टाइम हाई निकालेगा 912 का? जी अनुज जी, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI तो उसे लीड करता हुआ कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से एक 200 डेमा पे, प्राइसिंग 200 डेमा पे इसने जो भी गिरावट है वहां पे सपोर्ट लिया, विच इज वेरी पॉजिटिव। एक फ्रेश मूव किया चालू स्टार्ट देखने मिली है हमें। और जिस हिसाब से मूव दिख रहा है हमें लग रहा है फर्स्ट जो इसका या टारगेट एरिया बन रहा है वो 888 निकलता तो शायद 910 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 840 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 840 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी है या फिर अपनी बाय पोजीशन मेंटेन करनी है। एक बार डिलीवरी का चार्ट लेकर आइए। अगेन अब बात हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर शायद मार्केट अब फ्रेश मोमेंटम सेंस कर रहा है। ये भी न्यू F&O एंट्रेंट है और यहाँ पर भी एक अच्छा मूव। वीरू, डिलीवरी मतलब अब मार्केट एक एक करके नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहा है बेसिकली। ये भी एक अच्छी निशानी है मार्केट की। बिल्कुल अनुज, मैं जब आके बैठा ना, मैं जो स्कैनिंग कर रहा था लगभग 1:30 बजे से वो आई की, तो जो मैंने मार्क किया था D-Mart वो लोअर लेवल से रिवर्सल लेता। और आपने बिल्कुल अच्छा पकड़ा अनुज डिलीवरी। और मैं कल इसके चार्ट देख रहा था जब मैं शायद अपनी टीम का सिलेक्शन कर रहा था।
इसने डबल बॉटम क्रिएट किया 330 के आसपास वहाँ से, हालांकि अभी 20 डे पार नहीं हुआ है। बट अनुज, ये जो अगर मैं सही मायने में पूछूं कि जितने डेरिवेटिव्स के नए एंट्रेंस हैं उसमें से सबसे जैसे जो वाजिब हैं एक सही मायने से ट्रेडिंग के लिए, वो मतलब बहुत से कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी आ गई हैं जो शायद एक परफेक्ट ट्रेड्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, मैं मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो टिपिकल F&O स्टॉक्स होंगे ना, इनमें उनमें होंगे वीरू CESC। आई थिंक टिपिकल एक स्टॉक, पावर स्टॉक, करीब 200 रुपये का प्राइस के आसपास, ये एक मेरे ख्याल से स्टॉक होगा। आई थिंक साइंट एक स्टॉक होगा जहाँ पर क्योंकि ये मिड कैप IT में है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप आगे जाते हुए थोड़ा सा अच्छा खासा ट्रैक्शन देख पाएंगे। ये आई थिंक एक स्टॉक होगा इस पूरी की पूरी लिस्ट में। आई थिंक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स भले ही येस बैंक में जनरेट होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लॉस भी यहीं बुक करेंगे F&O में, क्योंकि इसकी एक्विटी इतनी बड़ी हो गई है। तो इसके लिए आज अच्छा है, लेकिन आगे जाते हुए मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसमें लॉस भी आए। आई थिंक जियो फाइनेंशियल, भले ही ये हमारे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन जियो फाइनेंशियल भी अगेन उस सॉर्ट ऑफ प्राइस बैंड में है और सॉर्ट ऑफ उस स्पेस में है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक्टिविटी होगी। तो ये भी कुछ और स्टॉक है, एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद आपको ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं SJVN जैसे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 5-6 स्टॉक्स होंगे। ऑब्वियसली उसके अलावा जोमेटो और पेटीएम, आई थिंक जोमेटो और पेटीएम में मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद एक अच्छा आपको ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिलेगा। और एक और अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ तो वो होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भले उसका अब हाई टिकट आइटम बन गया भले ही वो, लेकिन वहाँ पर भी ट्रेडर इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। और ये बहुत लोग BSE को शॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और वो नंबर्स वहाँ पर पीक आउट हो चुके हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो ये भी एक शायद एक ज़रिया हो सकता है। लेकिन वीरू, आपने एक नए F&O एंट्रेंस की बात की है, तो एक काम करते हैं, एक बार श्रेया से भी जान लेते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन हमने इनमें से कुछ स्टॉक्स में देखा है जो F&O में रीसेंट एंट्रेंट्स हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल, हम लगातार सुबह से ही बात कर रहे हैं इनफैक्ट कि कैसे F&O में जो नई स्टॉक्स की एंट्री हुई है, कैसे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं इसमें। और शुक्रवार को ये खबर आई थी F&O में 45 स्टॉक्स की नई एंट्री हुई थी और उसी दिन से इन स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन स्पेशली अगर आज आप देखें, और जैसा कि हमने प्राइस गेनर्स के ऊपर भी बात की, मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं वो नए एंट्रेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा आज तेज़ी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल KPI टेक, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स 6.5 से 7% तक तेज नजर आए हमें। जिंदल स्टेनलेस स्टील, CESC की बात कर रहे थे अनुसार आप, वो सारे स्टॉक, येस बैंक, इंटरनल बैंक ऑफ इंडिया, सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, मैक्सिमम स्टॉक्स न्यू एंट्री वाले थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये स्टॉक्स चल क्यों रहे इतना, तो सबसे पहली बात क्लियरली F&O में इनकी जो एंट्री हुई है उसका असर देखा जा रहा है। साथ ही लिक्विडिटी के कारण इन स्टॉक्स में और तेजी की संभावनाएं हैं। फंड्स के रडार पर भी ये स्टॉक्स हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पे अच्छी खासी पोजीशंस बना रहे हैं। एक बार ओपन इंटरेस्ट में भी देखते हैं कि किस तरीके से उछाल आया है। टाटा एलेक्सी 250% तक तेज हुआ। KPIT टेक की बात करें तो 67% की तेजी इसमें देखने को मिली। एंजल वन 50% और वैसे ही JSL 115% तक उछला है। बिल्कुल, और इनमें से एक दो स्टॉक्स में एक एडेड ट्रैक्शन ये भी है कि शायद वो आगे जाके निफ्टी का हिस्सा बनेंगे, जैसे कि जोमेटो, जियो फाइनेंशियल और एवेन्यू सुपरमार्ट। लेकिन प्रशांत जी, जो वीरू ने सवाल मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जितने भी नए F&O के एंट्रेंट्स हैं, आपके हिसाब से इनमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग इंटरेस्ट कहाँ जनरेट होगा? तो अनुज जी, मुझे लगता है एंजल वन डेफिनेटली फॉर श्योर, टाटा एलेक्सी फॉर श्योर, और जो आपने कहा CESC, वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसने पिछले 1 साल में बहुत अच्छी मूव दी थी और ये स्टॉक जैसे ही 200 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने लगे, मुझे लग रहा है F&O में यहाँ पे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नजर आ सकता है, लिक्विडिटी नजर आ सकती है। बट अगर टॉप 2-3 देखे जाए तो एंजल वन और मुझे लग रहा है जियो फाइनेंशियल, जोमेटो, ये शायद डेफिनेटली सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन यहीं पे होगी। और एक और चीज आपने कही जिसके साथ में 100% सहमत हूँ, सबसे ज्यादा लॉसेस येस बैंक में होंगे। सबसे ज़्यादा लॉसेस येस बैंक पे होंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, जो भी कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया गया है, ये प्लीज़ इस पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक सलाहकार की राय ज़रूर लें। ये इसी ग्रुप की सम्मिलित कंपनी है।
मैं एक दो स्टॉक्स मार्क करूंगा, उसके बाद हम चार का चौका के बारे में बात भी करेंगे, जहां पे चार प्रकार के ट्रेड्स लेकिन उससे पहले एक बार जरा लेके आइए आप निफ्टी आईटी, जरा इंडेक्स लेके आइएगा। ये करीब करीब 185 अंक ऊपर। एक ओरेकल फाइनेंशियल्स रखिएगा स्क्रीन पे, इट्स 12,539। मेरे ख्याल से आशीष जी, ये इस वक्त का सबसे क्लियर ब्रेकआउट है इन एंटायर मिड कैप आईटी। जो जिस प्रकार का थ्रस्ट आपका कोफोज ने जनरेट किया था, अब इसने उस स्विंग हाई को मतलब सितंबर मिड के काट दिया है। वो मेरे ख्याल से स्विंग हाई परसिस्ट कर रहा था 12,530-40 के आसपास। अब आपका व्यू क्या है? इस राउंडिंग बॉटम का प्रोजेक्शन क्या है? राउंडिंग बॉटम कह लीजिए, आप इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लीजिए, इसका प्रोजेक्शन क्या है? जी वीरेंद्र जी, ऑल टाइम हाई क्लोज देने के लिए आज ये अटेम्प्ट कर रहा है, और अगर यहाँ पे क्लोज आता है तो इसका ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोज रहेगा। और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना है, इनफैक्ट पूरे मिड कैप आईटी में हमें लग रहा है इसको यहाँ से भी चेज करना चाहिए। और जो टारगेट्स अब इसके दिख रहे हैं हमें, वो करीब करीब 13,000 और 13,400 तक का जोन इसमें बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो अनदर 1,000 पॉइंट्स के करीब का मोमेंटम यहाँ और भी आता हुआ देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 12,200 के करीब का कैसल मेंटेन करे, और 13,000 और 13,400 तक के जोन के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, एक सवाल मेरा सोनी जी से आईटीसी पर होगा। आईटीसी टॉप लूजर्स में शामिल है। इस पर दबाव देखने को मिला जीएसटी की खबर के बाद। ये प्रपोजल है कि 35% तक टोबैको पर जीएसटी बढ़ सकता है। इसके बाद 2% से ज़्यादा आईटीसी टूटा था, लेकिन अभी फिलहाल 1.5% के गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल है निफ्टी के। सोनी जी, स्टॉक को कैसे देख रही हैं आप? क्या करना चाहिए? निवेशकों को क्या हिदायत देंगे आप? श्रेया जी, मुझे लगता है कि आईटीसी अगर 470 क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करता है, वहां पे 200 ईएमए का एक सपोर्ट है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करता है तो कंसोलिडेट कर सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लगता है, टुवर्ड्स 480-85 लेवल तक एक बार साइडवेज रह सकता है। बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर 470 भी ब्रेक करता है तो डिफिकल्ट रहेगा। स्टॉक 450-440 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहिए। कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो 470 सपोर्ट को ब्रेक करे। सो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। स्टॉक टुवर्ड्स 450-440 एक बार टेस्ट कर सकता है। 470 ब्रेक कर सकता है आईटीसी। अनुज सर, आपका टेक क्या होगा आईटीसी में? हाउ डू यू सी दैट? श्रेया, देखिए, मेरा ये मानना है कि आज इस खबर पर ये स्टॉक, अगर मार्केट ख़राब होती तो 10% नीचे होता। आज जो स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है, इसका मतलब अब आप ये समझिए कि अभी तक तो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अभी तक तो एक्चुअल न्यूज़ बनी नहीं है। एक्चुअल न्यूज़ अगर बन जाएगी तो क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर होगी, मार्केट तैयार है कि अब ये न्यूज़ आ जाएगी अगर, तो एक बहुत बड़ा शॉकर नहीं होगा एक तरीके से। और अगेन एक ऐसा स्टॉक है जो करेक्ट हुआ था, उसके बाद इसने वापस एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाया था, फिर मार्केट के करेक्शन में दोबारा ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तो एक डबल बॉटम के भी साइन है यहाँ पर। और आज ख़राब खबर पर जिस तरीके से स्टॉक गिरा नहीं है, मेरे ख्याल से ये साइन ऑफ रेजिलियंस है। और ये मतलब फ्रैंकली मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर इसमें आज का जो लो है वो बचा रहे 462 का। हाँ, अगर जीओएम की जो सिफारिश है वो वाकई में अगर जीएसटी में कन्वर्ट होती है, वाकई में अगर आप 35% टैक्स पर आते हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए, उसके बाद भी इवेंचुअली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आईटीसी की अर्निंग्स पर रिस्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आईटीसी सीधी की सीधी सारी की सारी जो जीएसटी है उसको पास कर देगी। आईटीसी अकेली नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आईटीसी के सिगरेट पर टैक्स लगेगा। टैक्स तो सारी सिगरेटों पर लगेगा। सब कंपनियां प्राइस हाइक करेंगी, जिसने पीनी है उसने पीनी है, उसमें मतलब आप कुछ उसको बदल नहीं सकते आप, तो उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जितने भी इम्पैक्ट होते हैं ना, ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। मैं तो ये तब से देखता आ रहा हूँ जब सिगरेट के ऊपर टैक्स 50 पैसे हुआ करता था। आज की डेट में एक सिगरेट के ऊपर टैक्स 12 रुपये या 15 रुपये। कहाँ से सिगरेट की कंजप्शन कम हो गई? तो इसके लिए ये एक हमेशा एक ऐसे स्टॉक में जो जिसे हम सिन स्टॉक कहते हैं ना, उसमें हमेशा ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं। अगर इसकी वजह से स्टॉक करेक्ट होता है तो ये मेरा एक व्यू होगा इस पर। एक बार फंडामेंटल चेक और ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मयूरेश, आईटीसी खरीदेंगे आज की नहीं? आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं। एक ऑब्वियसली न्यूज की वजह से आज स्टॉक सेंटिमेंटली नीचे है, बट दूसरा आई थिंक ये जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लो इज गोइंग टू गो इनटू द न्यू प्रोडक्ट्स दैट दे आर डेवलपिंग। कुछ वर्षों पहले जैसे इन्होंने एफएमसीजी में फॉलो किया था, सारा का सारा जो फ्री कैश फ्लो था जो सिगरेट बिजनेस से आता था, विच इज कैश काउ फॉर आईटीसी,
और आगे भी बरकरार रहेगा। आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद यू। अगर ड्यूटी बढ़ती भी है, सिगरेट कंजम्पशन शायद थोड़ा कम हो, बट इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शायद वैल्यू पे ना मिले। बट बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू न्यूअर सेगमेंट्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लोज विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अर्निंग्स में दिखनी चाहिए शायद कुछ तिमाही तक ना दिखे। तो मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फेज से शायद आईटीसी गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जी बाजार की नज़र आज कमिंस इंडिया पर है। शेयर में आज 3% की तेज़ी है। दरअसल कंपनी पर MOFSL की रिपोर्ट आई है। क्या है रिपोर्ट, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कंचन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आज का एक्शन देखें तो 2.25% की ऑलरेडी हमें तेजी यहाँ पे देखने को मिल गई है, और ईयर टू डेट का भी चार्ट देखा जाए तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दिया है। लेकिन अगर पिछले 3 महीने की बात करी जाए तो डेफिनेटली स्टॉक में 5 से 10% का एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन पे स्टॉक काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आ रहा है। इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है और उनको लगता है कि यहाँ से हमें 25% का अपसाइड और देखने को मिल सकता है। यानी कि जो नए लक्ष्य दिए गए हैं वो है 4300 के। उनका कहना है कि पावर जनरेशन सेगमेंट में काफी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे चल के दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी ने CPCB 4+ नॉर्म शिफ्ट को काफी ज्यादा स्मूथली हैंडल किया है और लगता है कि आगे चल के जो मार्केट है वहां पे भी अच्छा खासा हमें एक नॉर्मलाइज चीजें होती हुई दिखाई देगी। कंपनी का टारगेट है कि फिस्कल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में जो मार्जिन है उनको कहीं ना कहीं सेम लेवल पे मेंटेन किया जा सके। यानी कि नंबर वाइज हम बात करें तो ये 20.4 to 20.5% तक रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें रेवेन्यू की और प्रॉफिट की तो वहां पे भी हमें 18 से 20% का रिस्पेक्टिवली एक उछाल देखने की उम्मीदें हैं। ओके कंचन, तो ये इस समय मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कमेंट्स पर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है सुबह से, लेकिन अभी भी 2% से ज़्यादा के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार ग्रैन्युअल्स लेकर आते हैं। कुछ ही देर में आपको रीज़न बताएंगे कि क्यों ग्रैन्युअल्स इस तरीके से गिर रहा है। एक हमारे सिस्टर चैनल पर जो एक न्यूज़ ब्रेक हुई है उसकी वजह से। लेकिन अभी के लिए स्टॉक 7.5% नीचे। आपको चार का चौका सीक्वेंस बता दें। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक से लेंगे, उसके बाद चलेंगे आशीष बहेती के पास FNO सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं और मिड कैप फंडा के लिए हैं मयूरेश जोशी। तो सोनी जी आप शुरुआत करिए। अनुज जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को की 250 कॉल ऑप्शन 9 रुपए में बाई करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपए, टारगेट रहेगा 14 रुपए का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट रहेगा 18 रुपीज का 18। सो नाल्को में आज एक बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस हम देख सकते थे 245 उसको क्रॉस किया है, वहां पे राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं पोजीशन। सो पॉजिटिव आउटलुक बनता है, स्टॉक यहाँ से 270 पोजिशनल बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। सो 250 कॉल ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आशीष बहेती जी के बाद आज के FNO सुपरस्टार के लिए आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है और एक फ्रेश ब्लू स्काई टेरिटरी में अब जा चुका है। हाईएस्ट एवर क्लोज 6000 के ऊपर देने का आज अटेम्प्ट ले रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है और पूरा सेक्टर टेलविंड स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, हमें लग रहा है यहाँ से भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो खरीदारी की सलाह है। 5950 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 6100 और 6200 तक के लेवल्स के लिए। ओके अब चलते हैं प्रशांत जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी काफी दिनों बाद एक कन्विंसिंग मूव L&T में नजर आ रही है और एक ब्रेकआउट लेवल पे भी वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो मैं यहाँ बाय रेकमेंड करूंगा। करीबन 3775 3775 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 3725 3725। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 3900 3900 का। ओके L&T 3777 पे आपका बाय कॉल है। उसके बाद चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश क्या पिक करें आप मिड कैप फंडा? तो वीरू जी, रियल एस्टेट प्रॉक्सी कैपेसाइट इंफ्रा जो EPC कंपनी है रियल एस्टेट को जो केटर करती है, ये हमें काफ़ी पसंद आ रही है। हमें लगता है आई थिंक जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है पहले हाफ में, यू हैड ऑलमोस्ट सीन 27-28% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। EBIT मार्जिन्स पे भी अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है। EBIT मार्जिन्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 स्टूड अराउंड 15.7% डेट इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 0.11 टाइम्स पे डेट इक्विटी है। और अगर बिजनेस मिक्स की बात करो, स्पेसिफिकली लुकिंग ऑन द हाई राइज स्ट्रक्चर्स जो है कंपनी की एक्सपर्टीज है, बट जैसे इसका एक स्ट्रक्चरिंग है, इंस्टीट्यूशन बिजनेस इज ऑलमोस्ट 45%, 42% इज रेसिडेंशियल और मिक्स्ड यूज 13% है। इसमें स्पेसिफिकली हाई राइजेस कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 82% ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन। जो ऑर्डर बुक है 9200 करोड़ के आसपास,
लगभग 4.5 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है ऑन FY24 नंबर्स। और हमें लगता है जैसे इसकी अर्निंग्स ग्रोथ रही है, जो इनके स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स के साथ एक टाइप्स है, प्राइवेट हो या पब्लिक स्पेस में हो, अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो कैपेसाइट काफी अच्छा लग रहा है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिए गए, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, कैपेसिटी आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी एक बार आप जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी में शानदार मूव, लेकिन ग्रैन्युअल्स में एकदम 10% नीचे हो गया आप स्टॉक, ऑलमोस्ट सर्किट पर आ गया ग्रैन्युअल्स। और जानते हैं क्यों गिरा, विनी के पास चलते हैं। विनी, ऐसा आपने क्या ब्रेक कर दिया, 10% गिरा दिया स्टॉक? काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है अभी ग्रैन्युअल्स के लिए। तो उन्होंने एक्चुअली ये उनकी जो मेन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है गगीलापुर जो हैदराबाद में है, वहाँ पे उनको एक ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड ये US FDA से उनको मिल गया है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड काफ़ी नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे उनको फॉर्म 483 मिला है, 6 ऑब्जर्वेशंस मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन होगी उसके ऊपर, अभी रेजोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, देन उन्हें उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। यहाँ ये फैसिलिटी अकाउंट करती है उनके 70% ऑफ द रेवेन्यू ये फैसिलिटी से आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ जाता है और ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बन जाती है कंपनी के लिए, इसीलिए इतनी ज़्यादा गिरावट दिख रही है स्टॉक में। ग्रीन में चल रहा था और अभी ऑलमोस्ट 10% नीचे चल रहा है स्टॉक। तो ग्रैन्युअल्स ने अपने Q2 कॉन कॉल में ही बताया था कि वो काफ़ी पॉजिटिव थे कि ये फैसिलिटी में उनको पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाएगी, EIR मिल जाएगा मे बी US FDA से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। OAI मिल गया है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, 6 ऑब्जर्वेशंस आ गई है और इसकी वजह से शार्प फॉल दिख रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा था पर ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ गई है और इसीलिए डिक्लाइन दिख रहा है स्टॉक में। 70% रेवेन्यू काफ़ी बड़ा होता है। उन्होंने प्रोडक्शन स्टैगर्ड मैनर में स्टार्ट की थी अक्टूबर से यहाँ पे, पर अभी लग रहा है कि वापस ये भी कुछ हॉल्ट हो जाएगा। ये क्लैरिटी हम लोग वेट करेंगे, बट अभी ग्रैन्युअल्स के स्टॉक पे ज़्यादा प्रेशर दिखेगी। बिल्कुल, देखिए 2 लेटर्स में 10% का फ़र्क हो सकता है O और B में। अगर यही VAI हो यानी कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड तो स्टॉक ना गिरे, लेकिन OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटर मतलब US FDA ने कुछ एक्शन लिया है। और ध्यान रखिएगा 10% अब एक टेम्परेरी फ्रीज है यहाँ पर। सॉरी विनी, कितना इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस प्लांट का ग्रैन्युअल्स के लिए? 70% रेवेन्यू यहाँ से आता है ये प्लांट। यस, और काफी बड़ा रेवेन्यू यहाँ से ही आता है, इसीलिए इतनी ज्यादा फॉल दिखते हैं जब भी कुछ न्यूज़ फ्लो आती है यहाँ पे। तो ये जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड है, ये इसमें क्या मतलब वार्निंग लेटर, इंपोर्ट अलर्ट, क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब कितना खराब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें फिर? उसमें वर्स्ट कैटेगरी 6 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे इश्यूज ज़्यादा थी, तो ये वॉच आउट करेंगे कि कौन से अभी ऑब्जर्वेशंस नेक्स्ट 10 दिन में आ जाने चाहिए, कि कौन से नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितने मटेरियल होंगे। बट लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इन पे, बिकॉज दैट विल इंडिकेट कि यहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस या कुछ हो सकता है, तो ये और भी बड़ा हो जाएगा इसके लिए। बट अभी 6 ऑब्जर्वेशंस की नेचर क्या है, ये नेक्स्ट 1 हफ्ते या 10 दिन में आ जानी चाहिए। बिल्कुल, 483 के बाद अब OAI हो यहाँ पर, और ये एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है ना? यस, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा ये और अब करीब 10% स्टॉक नीचे है। चलिए शुक्रिया। 70% वो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना। मयूरेश, क्या करें स्टॉक में? 10% नीचे है। इसमें पहले भी ऐसी खराब खबरें आई हैं और पहले भी ये स्टॉक काफ़ी गिरा और उसके बाद रिकवरी आई है। इनफैक्ट एक नियम बन गया यहाँ, तो हर 3 महीने में खराब खबर आती है। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए। और इनफैक्ट माय टीम विल स्टार्ट स्टडिंग नाउ कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं और अगर सीरियस ऑब्जर्वेशंस रहते हैं तो ग्रैन्युअल्स के पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एंड दैट गेट रेप्लिकेटेड बाय सम अदर कंपनीज, या उनको एक एडवांटेज मिलता है क्या अगर ये इंपोर्ट अलर्ट या बैन आता है? तो आई थिंक वी विल डू आवर पार्ट ऑफ आवर स्टडीज रिलेटेड टू दिस इन द लेटर हाफ। ओके, चलिए तो अब इस न्यूज़ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ और स्टॉक से बात करते हैं। एक टेक चेक और ले लेते हैं। प्रशांत जी, ग्रैन्युअल्स जी, यहाँ पे जो हाई बना था और वहां से जो बिकवाल आई है, अब जो स्विंग लो आपको दिख रहा है करीबन 520 के आसपास। मुझे लग रहा है जिनके पास भी लॉन्ग्स हो, ये आपका एक क्लियर कट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 520 के नीचे क्लोज हो रहा है तो शायद तकलीफ बढ़ सकती है, एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। मेरी सलाह होगी कोई भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करे, 520 को फॉलो करे और अगर क्लोजिंग यहाँ नजर आए तो यहाँ से एग्जिट करना एक बेहतर रणनीति होगी। ओके, ग्रैन्युअल्स क्रैक होता हुआ 535 पे। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी मेरी जो ऑप्शन शीट है स्टॉक ऑप्शंस की, वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है आपका ग्रैन्युअल्स। मेजर कॉल राइटिंग, स्ट्रॉन्ग पुट बाइंग, पुट्स में एग्जिट भी हो रहा है। और खैर
कुछ ट्रेड्स जो हमने इस कार्यक्रम में पिक किए जो अच्छे रहे, उसमें ओरेकल फाइनेंशियल्स को लेके आई है, अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एस्टल सुबह हमने पिक किया था रिवर्सल में, वो अच्छा करता हुआ। एक बार एक स्टॉक और लेके आई है, दैट्स आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जरा इसको रखेंगे एक बार, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसके 592। आशीष बैती जी, जो थोड़ी एक्टिविटी दिखाई दे रही है मुझे ऑप्शंस में इसके, बट अगेन जो रिजेक्शन आ रहा है वो 20 डेमा से आ रहा है, और वही रिजेक्शन करीब 26 नवंबर को भी आया था। बट मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि अगर निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, और ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि सितंबर लास्ट तक लीडरशिप रखी थी इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने की। क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग का अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आशीष जी? जी वीरेंद्र जी, काफी मैसिव इसमें हमने शॉर्ट्स बिल्टअप देखा था सितंबर एंड से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक तक, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 750 का जो स्टॉक था 550 तक स्लिप हो गया था। एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है लोअर लेवल से, और अब वापस अटेम्प्ट ले रहा है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आज ये सस्टेन करता है इन लेवल्स पे, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो एक थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड हो जाएगा इन लेवल्स पे, लेकिन अटेम्प्ट लेना चाहिए 580 का स्टॉप लॉस लगाकर। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो इसमें 615 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक की बात करते हैं। एक रीसेंट लिस्टिंग हुई थी NTPC ग्रीन एनर्जी। लिस्टिंग फीकी हुई क्योंकि मार्केट ख़राब था, लेकिन उसके बाद से अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है और आज तो 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक अब 30% भाग चुका है। और लिस्टिंग में अच्छा खासा एलोकेशन मिला होगा क्योंकि जब ये इशू आया था तब बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब था, तो सब्सक्रिप्शन उतने नहीं थे जितना इनिशियली एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर। लेकिन विवेक से जानते हैं कि ये 10% जो भागा, इसको कैसे पढ़ें। विवेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जब भी मार्केट में आया था NTPC ग्रीन 91,000 करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप था, एंड इसका जो करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो सिर्फ 3.3 गीगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी है। सो एट करंट एबिटा इट इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। और जैसे आपने कहा था, एक्चुअली लिस्टिंग जब हो रही थी तभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस, एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग इशू। ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ कंपनी वाज लुकिंग टू मॉप अप। नाउ अगर आप देखेंगे, लाइक यू मेंशन, लिस्टिंग के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 30% चल चुका है। तो 91,000 करोड़ का मार्केट कैप था डे वन पे रिमेंबर आफ्टर बहुत वीक लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफ़ी रिकवर हुआ था। और अगर आज आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है कंपनी का 1.2 लाख करोड़। तो ओवर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है NTPC ग्रीन का, जिसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है सिर्फ 3.3 गीगावाट, और NTPC जो पेरेंट कंपनी है उसका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ही होगा मार्केट कैप, जिसका ऑलमोस्ट 75 गीगावाट है। तो काफ़ी डिफरेंस है अगर आप इवन बेसिक कंपैरिजन करोगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, और क्या NTPC ग्रीन का है और क्या NTPC का है। अभी कंपनी हमें मिला था ऑन लिस्टिंग डे, कंपनी ने हमें टारगेट्स दिया था, स्पेसिफिक टारगेट्स दिया था 2032 तक। ये क्लियर है, कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन करेगा। अभी सिर्फ 3.3 है, तो बहुत एम्बिशियस टारगेट कंपनी ने सेट किया है। 5 गीगावाट बाय FY26, 19 गीगावाट 19,000 मेगावाट दैट इज बाय 2027। कंपनी का और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी केपेक्स होगा और डेट इज टू इक्विटी में होगा, डेट भी जाएगा और इक्विटी भी होगा। तो कंपनी का जो डेट फंडिंग होता है वो सबसे ऑप्टिमम रेट पे होता है, बिकॉज उसका पेरेंट NTPC है और उसको गवर्नमेंट रेट पे मिलता है। तो वो एक पॉजिटिव है NTPC ग्रीन के लिए। ऑल्सो कंपनी ने हमें एक नंबर दिया था, 65 लाख पर मेगावाट का टारगेट होता है कंपनी का एबिटा बनाने का, और कंपनी ने हमें बोला बाय जो एबिटा था FY24 में वो था 2,000 करोड़। कंपनी का टारगेट है एबिटा को 35 से 40 हज़ार करोड़ ले जाने का बाय 2032। बट मेन चीज़ क्या होता है, कंपनी स्टॉक महंगा है या सस्ता है। जब IPO आया था तभी ही कंपनी प्राइस टू परफेक्शन था, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं था अगर आप कोई भी पीयर से कंपेयर करेंगे, और ग्लोबल पीयर था। बट आप जस्ट अभी देखिए, P FY24 में 194 टाइम्स, FY26 में 88 टाइम्स, FY27 में 56 टाइम। अगर आप EV टू एबिटा देखोगे तो 52 टाइम्स, जो कंपेरेबल है ग्लोबल US पीयर्स के साथ। FY26 28 टाइम्स, FY27 19 टाइम्स। और अगर प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 6.4 टाइम्स 26 के लिए 6 टाइम्स, एंड FY27 के लिए 5.4 टाइम्स। बहुत अच्छा रैली दिया स्टॉक ने, बट ये बात ज़रूर है कि स्टॉक ज़रूर एक्सपेंसिव है करंट मार्केट प्राइस पे। बिल्कुल, 1.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक नई लिस्टिंग के लिए किसी भी पैरामीटर से महंगा होगा। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एक काम करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट्स में बुल्स की दमदार वापसी हुई है,
इस मार्केट में अब करना कहाँ है, क्या है, कौन से सेक्टर्स में अभी भी तेज़ी है, कहाँ आपको अवॉइड करना है, कहाँ आपको निकलना है, कहाँ आपको फ्रेश एडिशन करने हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बजाज फिनसर्व एएमसी के CIO निमेश चंद्र। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ बात करने के लिए बजाज फिनसर्व एएमसी के CIO निमेश चंदन जुड़ गए हैं। निमेश जी भारतीय कैपिटल मार्केट में 22 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और जिन्होंने निमेश जी की अगर कुछ प्रेजेंटेशंस लाइव देखी हैं, जैसा मैंने देखी हैं, तो काफ़ी शानदार प्रेजेंटेशंस होती हैं इनकी और पैरेलल यूनिवर्स में ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते थे। निमेश जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट में क्या करेक्शन खत्म हुई, वो जो शेकआउट की ज़रूरत थी क्या वो खत्म हुई या अभी भी इट्स टू अर्ली टू कॉल दैट? गुड आफ्टरनून अनुज, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। हमारा जो इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप जो अनुमान है कि जो करेक्शन होनी थी बिकॉज ऑफ फॉरेन सेलिंग या बिकॉज ऑफ जो सितंबर में जो आंकड़े आए थे, पीपल वर अ बिट डिसअपॉइंटेड। आई थिंक वो अभी प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। तो यहाँ से जो है मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहेगा और बिकॉज एक अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही है, तो काफी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ स्टोरी उनकी अच्छी है। तो इम्पोर्टेंट अभी के स्टॉक सिलेक्ट करके, वेदर इट इज आई मीन लार्ज कैप में तो डेफिनेटली, बट सिलेक्टिवली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं फॉर स्टॉक पिकिंग। बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है, क्या ये स्पेस वापस अब लीडरशिप लेने के लिए तैयार है? तो वैल्यूएशंस इस स्पेस में बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। तो अपने ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं अपनी हिस्ट्री से जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं आज, वो काफी डिस्काउंट पे हैं और उनकी जो आगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ग्रोथ है उस हिसाब से भी वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि उनमें ट्रिगर नहीं थे, कुछ नेगेटिव ट्रिगर थे, जैसे कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम थी और उनको ज्यादा ब्याज दर देने पड़ रहे थे फॉर डिपॉजिट्स। बट अब इट सीम्स इट इज फैक्टर्ड इन और शायद मार्केट अब रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो यहाँ से आई थिंक जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेडविंड्स थी इस सेक्टर की, वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और प्राइवेट बैंक स्पेशली बहुत ही अच्छी पोजीशन में है टू फॉर अ गुड रैली। अच्छा निमेश जी, ये जो जीडीपी के आंकड़ों से एक इम्प्रेशन मिला कि भाई अब सरकार एक मेजर आई थिंक पुश लेगी, अपने स्पेंड्स को बढ़ाएगी और माइट भी आरबीआई भी एक्ट करे, हालांकि वहाँ हमारे लिए चिंता का विषय है एक कि हमारा इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई है। ऐसे में एक निर्णय लेना कि हाँ ब्याज दरें काट देंगे आसान नहीं होगा। मीनवेल इस पूरी सिचुएशन में जब सरकार के पास ज़्यादा बेहतरीन विकल्प है और शायद वो करे भी, बड़े कदम उठाना, मेजर स्पेंड्स करना, आपका पिकिंग ऑर्डर कैपिटल गुड्स में क्या होगा? आपका व्यू इस वक्त सीमेंट पे क्या है, इंफ्रा कंपनियों पे क्या है इस वक्त, स्पेशली इस वक्त? तो वीरेंद्र, ये शायद एक यूनिक ईयर रहेगा जहां पे जून टू सितंबर का जो क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है, वो अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर से बहुत ही अलग रहे। बिकॉज बिटवीन जुलाई एंड सितंबर काफी प्रॉब्लम्स रहे, जिस वजह से एक स्लोडाउन रहा इकोनॉमी में और हर सेक्टर में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है। बट अक्टूबर से आप देखें कि जो आंकड़े आ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, कमेंट्रीज जो हैं कंपनीज की, वो बहुत ही चेंज हो गई हैं। फेस्टिव सीजन अच्छा रहा है, जो प्रॉब्लम्स रही थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी स्लो थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल दैट, तो वो सब ठीक हो गई है एंड वेडिंग सीजन हैज पिक्ड अप वेरी वेल। तो अब आप देखेंगे वेदर यू लुक एट एयरलाइंस, वेदर यू लुक एट रिटेल, वेदर यू लुक एट ऑटोमोबाइल्स, जो आंकड़े आ रहे हैं आर वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम हियर ऑन वी विल अगेन सी अ बेटर सेकंड हाफ। हाँ, फुल ईयर के आंकड़ों पे ऑब्वियसली ये जो क्वार्टर है उसका इम्पैक्ट रहेगा, बट दैट डजंट मीन के इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो एंड डेफिनेटली एरियाज लाइक कैपिटल गुड्स एंड सीमेंट, उनमें अभी भी ग्रोथ फेज
अभी भी चल रहा है। तो स्पेशली सीमेंट में वी थिंक कि यहाँ से स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली रहेगी। मेनी ऑफ देम आर प्लेस्ड अट्रैक्टिवली। कुछ जो लार्ज कंपनीज हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो बहुत सालों से उनके जो प्राइसेस रहे हैं, सीमेंट प्राइसेस रहे हैं, वो इन्फ्लेशन से कम चेंज हुए हैं। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी भी है फॉर सम प्राइस इंक्रीजेस। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि सीमेंट, कैपिटल गुड्स, दीज आर पॉजिटिव सेक्टर्स एंड यहाँ से उनमें रैली अच्छी रहेगी। आई वुड ऑल्सो ऐड कि इवन कंजम्पशन सेक्टर्स, जहाँ पे गुड क्वालिटी कंपनीज जो अपना ग्रोथ रिज्यूम करेंगी, आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, तो वो भी देखना चाहिए। ओके, अच्छा रमेश जी, अभी थोड़ा दिन, अगर 10 दिन 15 दिन पीछे के प्राइस एक्शन को लें, जब महाराष्ट्र का मैंडेट आया था, बाजार ने एकाएक जुलाई में, जून में जिससे मोह भंग हो गया था PSUs, उसको लैच ऑन करना शुरू कर दिया, उसको पकड़ना शुरू कर दिया, उस पर कॉन्फिडेंस शुरू करना शुरू कर दिया। अगेन आई मीन दैट PSUs, रेलवे PSUs, डिफेंस PSUs, और अभी भी स्क्रीन पे वो विजिबल है। आई मीन मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ, BL 4 महीने के हाइस पे ट्रेड कर रहा है। ये स्पेस क्या चेस करने लायक है यहाँ से अब, या फिर एटलीस्ट वो लोग जो ट्रैप्ड हैं थोड़ा सा, वो ऐड कर सकते हैं क्या, जिसे हम बॉटम फिशिंग बोलते हैं? तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद स्पेशली जो सेंटिमेंट है वो PSUs के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हुआ। हाउएवर मैं ये भी कहूंगा कि PSUs को एक ग्रुप में डाल के आप सारे PSUs अच्छे हैं या बुरे हैं नहीं कह सकते। हर PSU का जो बिजनेस है उसे एनालाइज करके सिलेक्टिवली उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वाइल सब PSUs हैं एज अ कैटेगरी, बट इनके बिजनेस अलग अलग हैं। कुछ रेलवेज में हैं, कुछ मेटल्स में हैं, कुछ पावर सेक्टर में हैं। नाउ ब्रॉडली जो है इन कंपनीज में लास्ट ईयर काफी अच्छी रैली रही। काफी स्टॉक्स जो ऐसे लेवल पे आ गए थे जहां पे वैल्यूएशन बहुत हाई थी, और वहां से उन्होंने करेक्शन लिया है। यहाँ पे सिलेक्टिवली देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे PSUs इस लेवल पे अट्रैक्टिव हैं। जी सर, आपने PSU सेक्टर की बात की, अब मैं आपका रुख FMCG सेक्टर की तरफ करना चाहूँगी। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो है वो वीक रही थे, और आज की भी बात करें तो FMCG इंडेक्स पर डेंट पड़ता दिखा ITC की वजह से ऑब्वियसली। इस पूरे पॉकेट को कैसे देख रहे हैं आप? कोई स्टॉक्स जो आपको ITC में अच्छे लगते हैं, या फिर अभी यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी? तो लास्ट क्वार्टर इस सेक्टर का काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। जो आंकड़े आए वो ऑब्वियसली बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और उस वजह से इनमें शार्प करेक्शन रही थी। काफी कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा स्लो रहा, बट जैसा मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर पूरी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा एक अनयूजुअल क्वार्टर था, और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी इस क्वार्टर में सॉल्व हो रही हैं। तो देखना होगा कि इस क्वार्टर में, जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में, क्या रिकवरी आती है। इसमें भी FMCG में भी जो वैल्यूएशंस हैं कंपनीज के, अब उनके हिस्टोरिकल लेवल से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। चूज उन कंपनीज को करना होगा जो वॉल्यूम ग्रोथ अपना वापस एक्सेलरेट कर सकें, और जिनकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है, जिनका प्राइसिंग पावर जो है वो अच्छा है। तो अगेन वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में, बट सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। रमेश जी, एक चीज़ जो मार्केट में इस रैली में सबसे आगे रही है वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे वो ब्रोकर्स हों, AMCs हों, डिपॉजिटरीज हों। आपके पोर्टफोलियो में है क्या इनमें से कुछ स्टॉक्स? तो कुछ स्टॉक्स मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं हमारे पास, एक्सचेंजेस नहीं है, तो आई कैन एटलीस्ट शेयर दैट विद यू कि कुछ चेंजेस जो डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट और सेबी का इसमें थोड़ा कंसर्न रहा है कि F&O में लोगों के लॉसेस काफी हो रहे हैं, तो एक्सचेंजेस से हम थोड़े से दूर हैं। बट बाकी जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड या जनरल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं, उसमें हम इन्वेस्टेड हैं, और ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया के लिए। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी इन मेनी एरियाज लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। अभी तो नेक्स्ट 5-7 years में बहुत ग्रोथ आनी बाकी है, तो वी आर पॉजिटिव ऑन देम, बट सम एरियाज जहां पे रेगुलेटर को कुछ कंसर्न्स हैं, वहां से हम दूर हैं। ओके, IT शेयर्स में क्या व्यू रहेगा, स्पेशली मिड कैप IT, जहां आज फिर से हमको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है?
तो आईटी ओवरऑल सिनेरियो जो है इट सीम्स के नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, बिकॉज जो की इकोनॉमीज हैं उनके मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर इन यूएस एंड यूरोप, और वहां पे कुछ रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस हैं। हम लास्ट ईयर डिबेट कर रहे थे फॉर यूएस के सॉफ्ट लैंडिंग होगी या हार्ड लैंडिंग होगी। अब जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो प्लान्स हैं, ऐसा लग रहा है कोई लैंडिंग नहीं होगी, ग्रोथ चलता रहेगा। तो इस वजह से जो नेक्स्ट ईयर का आउटलुक जो है आईटी कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव हो गया है। हाउएवर इस सेक्टर में लार्ज कैप्स थोड़े अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी रैली आ गई है और उनके वैल्यूएशंस भी काफी ऊपर चले गए हैं। तो इसमें हमारा जो बायस है इज टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। अच्छा निमेश जी, मैं आपसे किसी स्टॉक पे राय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एफएमसीजी इस बार खराब रहा, बट स्पेशली जो एशियन पेंट्स का केस था, एक प्लेयर का, बड़े प्लेयर का आना, उसने मेजर मार्केट कैप्चर किया, उसकी प्रेजेंस मार्केट में फील हो रही है, उसके एडवर्टीजमेंट स्पेंस विजिबल हैं, उन्होंने वाकई आने से पहले एक अच्छी घनघोर रिसर्च की अपनी टीम के साथ, टाइम बिताया। क्या वो शॉक एशियन पेंट्स ने एब्जॉर्व कर लिया क्या, या फिर अभी इस पूरे स्पेस को सेटल होने में वक्त लगेगा? तो वीरेंद्र, ये इंटरेस्टिंग स्पेस है। पहले तो हम जनरली एक इंडस्ट्रीज साइकिल्स जो स्टडी करते हैं उसमें ये कह सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हों, वहां पे मार्केट लीडर को और मार्केट प्राइसिंग को थोड़ी सी तकलीफ रहती है, प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर रहता है। जिस इंडस्ट्री से कुछ प्लेयर्स थक के एग्जिट कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट फ्यू इयर्स में देखा टेलीकॉम में से, तो जहां पे प्लेयर्स थक चुके हैं, एग्जिट कर रहे हैं, वहां पे मार्केट शेयर्स मार्केट लीडर के बढ़ते हैं और प्राइस में बॉयंसी रहती है, मार्जिन भी बॉयंट रहते हैं। तो पेंट्स में बिकॉज ऑफ न्यू प्लेयर्स कमिंग इन थोड़ा सा प्रेशर रहा है इस बार। हाउएवर आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने देखा कि विद इन पेंट सेक्टर जो कंपनीज हैं नंबर 1, 2, 3, 4 में, इनमें ग्रोथ रेट्स में और आउटलुक में काफी डिफरेंस है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नए प्लेयर्स कुछ ही क्षेत्रों में या कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में इम्पैक्ट ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू अदर रीजन्स। बट मेरे हिसाब से पेंट सेक्टर विल रिमेन अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम, जब तक ये कुछ मार्केट शेयर नए प्लेयर्स के आके स्टेबलाइज ना हो जाए। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी काम करते हैं, आते हैं इंडस्ट्रीज पे। अनुज शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि आखिरी के 2 घंटे अनुज बिलोंग करते हैं निफ्टी को, बट स्टिल दोनों इंडस्ट्रीज पे कल के लिए व्यू। बिल्कुल वीरू, देखिए आई थिंक हम कल परसों से लॉन्ग्स कैरी करने की वकालत कर रहे हैं और अभी भी मेरा यही व्यू है कि लॉन्ग कैरी करें। एक चीज़ बस मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, अब क्योंकि हम एक थोड़े से कंजेशन जोन के करीब हैं, अगर आप चाहें तो 24,700 की कॉल एक बार बेचकर आप हेज कर सकते हैं। वो करीब 35-40 रुपये पर है 24,700 की कॉल। उससे होगा क्या, कल को अगर आपको कोई बड़ा गैप डाउन मिल जाए तो कम से कम थोड़ी सी वहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और उसके बाद आप स्पेशली अगर आप वाया ऑप्शंस इस मार्केट को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि परसों एक्सपायरी है आपकी, तो ये चाहे तो एक अप्रोच ये हो सकती है, लेकिन लॉन्ग्स ही कैरी करना है इस मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा। अभी इस मार्केट में मुझे लग रहा है 1-2 दिन की तेज़ी और बाकी है, और बैंक निफ्टी अभी भी मुझे लग रहा है लीडरशिप पोजीशन में है, और चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अभी भी आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। और निफ्टी के लिए अगला लॉजिकल टारगेट मुझे लग रहा है 24,700 से 24,800 तक के अगले टारगेट यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। मीनवाइल बीरू, मेरी नज़र एकदम से गई एक स्टॉक पर, वो लेकर आइए जरा एक बार, आरबीएल बैंक का। आई थिंक कल से इसने कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न दिखाने शुरू किए हैं। कल यहाँ पर एक ख़राब खबर पर ये स्टॉक रिकवर हुआ, 6% रिकवर हुआ, कल बैन में गया, और अब देखिए ये किस तरीके से, आई थिंक मार्केट यहाँ पर शायद कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लास्ट के कुछ मिनटों में, वो भी स्पेशली बीइंग इन बैन घुमा है वीरू, 4.5% का मूव आया है। ये देखिए, तो ये मार्केट में आपको याद होगा कल इसी तरीके का मूव पीवी फिनटेक में आया था, ऐसे आपको कई मूव्स देखने को मिल रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। तो मार्केट में मोमेंटम है, समय लोग बीटीएसटी कॉल्स लेके जाना चाहते हैं। एक मार्केट की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जब लोग बीटीएसटी कॉल्स लेके जाना शुरू करें, सबसे बड़ा इंडिकेटर वो होता है, क्योंकि उसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। इंट्राडे में तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओवरनाइट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगले दिन हो सकता है वो आपके स्टॉप लॉस के नीचे खुले। तो इसके लिए जब इस तरीके की पोजीशन लोग कैरी करके जाना शुरू करें मार्केट में, वो भी रिस्की स्टॉक्स में, तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होता है।
आरबीएल बैंक मार्क किया गया आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, डीलर्स क्या व्यू लेके चल रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, डीलर्स की शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। और आज पीएसयू स्टॉक्स डीलर्स की शॉपिंग लिस्ट पे हैं। सबसे पहले बात करें एसजेवीएन की, तो ये एक नया एफएनओ एंट्रेंट है। ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिला है और डीलर्स के हिसाब से यहाँ एक बीटीएसटी का ट्रेड कैरी कर सकते हैं 120 से लेके 122 तक के टारगेट्स के लिए। सो 3 से 5 रुपए की अपसाइड के लिए डीलर्स को लगता है कि यहाँ दिसंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करनी चाहिए और बहुत सारे एचएनआईज यहाँ एडिशनली खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े हैं वायदे मार्केट में। इसके अलावा दूसरा जो पीएसयू फोकस में है वो है आईआरसीटीसी। यहाँ भी डीलर 850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि डोमेस्टिक फंड फ्लोज यहाँ काफ़ी तगड़े हैं और ऐसे भी अगर आप मूड माहौल देखें मार्केट का तो पीएसयू स्टॉक्स में खासकर जो एफएनओ वाले पीएसयू स्टॉक्स हैं यहाँ आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन ये डीलिंग रूम से फीडबैक देने के लिए। मीनवाइल स्विगी का नंबर्स आए लिस्टिंग के बाद के पहले नंबर्स 503 पर स्टॉक अच्छा मूव दिखाया है स्टॉक ने। घाटा ऑलमोस्ट सेम है, 611 करोड़ से बढ़कर 626 करोड़ सेम रहा घाटा बेसिकली यहाँ पर। और इनकम का नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पर 3600 करोड़। एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर कैसा रहेगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर लॉस कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस हल्का सा बढ़ा है और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ा है। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इन कंपनियों में रेवेन्यू तो शानदार बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा ही। हम लोग टेल साइन है, खुद ही इतना ऑर्डर करते हैं तो पता चलता है कि इनकी क्या कमाई हो रही होगी। और एक बार इसका एबिटा का नंबर देख लेते हैं वो और इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू में करीब 30% की ग्रोथ है, 2700 करोड़ से बढ़कर करीब 3600 करोड़ ये नंबर आया है यहाँ पर। और एबिटा लॉस जो है वो 555 करोड़ है अभी भी लॉस है, एबिटा लेवल पर लॉस है अभी भी, लेकिन एटलीस्ट टॉप लाइन में ग्रोथ है। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। समय गाबा सर क्या कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है आईआरसीटीसी। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी गिरावट हुई है लेकिन जो बेस से बना हुआ है ये अच्छा लग रहा है। ट्रेड करा है 831 के आसपास, स्टॉप होगा 825, 6 रुपए का। टारगेट 850 के नजर आते हैं। यस आईआरसीटीसी। ओके, आईआरसीटीसी 831 पे आपका बाय कॉल है। सोनी जी आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा एसजेवीएन पे, न्यू एंट्रेंट है एफएनओ स्पेस में। फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 118.5 यहाँ पे चल रहा है, 115 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 123.5, दूसरा टारगेट है 125.5। आशीष जी कल के लिए क्या पिक रहेगा आपका? आशीष जी आप म्यूट पे हैं। जी, एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सुबह हमारा टॉप कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा था और हमें लग रहा है कि पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंक्स में अभी भी यहाँ से और अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो एसबीआई में खरीदारी करें। 840 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 880 के टारगेट्स के लिए। ओके प्रशांत जी आपका ट्रेड कल के लिए बीटीएसटी एसटीबीटी? अनुज जी मैं एसटीबीटी लेना चाहूंगा। एचसीएल टेक पे ये गैप रेजिस्टेंस के करीब आया है और लो रिस्क पे शॉर्ट सेटअप मुझे नजर आ रहा है। करीबन 1892 पे ट्रेड कर रहा है। 1915 1915 स्पॉट मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा होगा 1840 1840। ओके, मीनवाइल आरबीएल बैंक करीब 4% ऊपर। बैन में ध्यान रखिएगा, आप एफएनओ में नहीं ट्रेड कर पाएंगे लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है यहाँ पर। मयूरेश कोई व्यू है क्या आरबीएल बैंक पर? नहीं फिलहाल आई थिंक वी आर लाइकिंग फेडरल बैंक अनुज जी और बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन द पीएसयू स्पेस। हमें लगता है आई थिंक इसका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। आरबीएल माइट प्रोड्यूस बेटर नंबर्स बट गोइंग बाय कंसिस्टेंसी मुझे लगता है फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके चलिए एक काम करते हैं, एक बार बैन अपडेट देख लेते हैं क्योंकि एक ही स्टॉक बैन में जाने की तैयारी, दो स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ग्रैन्युअल्स और मन्नापुरम। ग्रैन्युअल्स में तो 134% पोजीशन हो गई, तो ज़बरदस्त यहाँ पर आज शॉर्ट सेलिंग हुई है तो ये बैन में जाएगा। और मन्नापुरम 97% पोजीशन यहाँ हुई तो ये भी बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी आरबीएल बैन में है और 4% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, लगता नहीं कि वो बैन से बाहर आ पाएगा आज। वीरो के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो बताइए। जी मार्केट ब्रेथ देखा था अनुज में वो एग्जैक्टली और अच्छी है। कल करीब मैंने जो नोट कर रखी थी उसमें
109 एडवांसेस थे। एक बार जरा लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त की क्या रुझान है। 125 लॉन्ग, यानी कल के लेवल को हम ओवरटेक कर गए। 34 में शॉर्ट कवरिंग, 56 में शॉर्ट, 8 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। और फिर लेके आइए आप स्लाइड्स जिसमें काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप है। मैं इनफैक्ट इसको अपने हिसाब से भी सॉर्ट कर रहा था। आज अगर आप लॉन्ग की स्लाइड्स को देखें तो ऑल न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस, KPIT। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग मूव था, 6.5% की तेज़ी यहाँ पर। टाटा एलेक्सी, अदानी पोर्ट्स, यूनियन बैंक और IGL, ये कुछ काउंटर जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव था। डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप के साथ। अगली स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग, अंबुजा सीमेंट्स, RBL बैंक, टाटा पावर, बंधन बैंक और M&M फाइनेंशियल्स। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। और बाकी अगर आप देखें ग्रैनुअल्स में न्यूज़ इम्पैक्ट, दीपक नाइट्राइट स्ट्रॉन्ग, आई थिंक शॉर्ट बिल्डअप हुआ। मेट्रोपोलिस, GNFC, कलेब, इन सभी में। और लास्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें जिसमें शॉर्टिंग वाले आंकड़े आएंगे वो M6 है। सिंजन M6 में शॉर्टिंग हुई इंटरेस्टिंगली। कल के एक बस स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज पहले कोलैप्स हुआ, फिर शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। और देन वोडाफोन, आइडिया, ICICI और बायोकॉन में एक स्टॉक जो कि एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, दैट्स आई थिंक चंबल। तो सोनी जी, चंबल पे आपका टेक मैं जानना चाहूँगा, कैसे सेंस कर रही हैं आप इसको? और ऑलमोस्ट एट डे हाई, और ये एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। मैम, आपका व्यू क्या है इस वक्त चंबल पे? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट करेगा वो है 540 के ऊपर। वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी ब्रीदर ले रहा है, अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ऑप्शन चेन में, 520 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर कोई डिक्लाइन यहाँ पे नजर आता है टुवर्ड्स 520, वहां तक भी ये बाय कर सकते हैं, अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा पोजिशनल ब्रेकआउट रहेगा, बट 540 के ऊपर जब वो ब्रेक करेगा टुवर्ड्स 580, 600 जोन्स को टेस्ट कर सकता है। और ये दिसंबर सीरीज में ही हो सकता है। 500 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, टुवर्ड्स सपोर्ट बाय करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो चल के ये इस समय चंबल पर व्यू। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। जी हाँ, अब 10 मिनट में मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद श्रेया और मैं आपसे मिलेंगे डिजिटल डेस्क पे। यहाँ से हम ट्रांजिशन करेंगे और बात करेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। श्रेया, आई एम अज्यूमिंग कि सवाल आने शुरू हुए होंगे। बिल्कुल सर, इस शो को इतना प्यार मिल रहा है, सवाल का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। और अभी फ़िलहाल हम एक आध सवाल लेंगे आपको और पंचनामा में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। रेणुका जी का सवाल लेना चाहूँगी सर। HDFC बैंक पे पूछ रही है, अच्छा खासा मूव आज उसने दिखाया और मार्केट कैप जो है HDFC बैंक का वो 14 लाख करोड़ को पार कर गया। HDFC पे आपका व्यू क्या होगा? आई थिंक HDFC बैंक पे मेरा व्यू अब मेरे व्यूअर्स को रट चुका होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ HDFC बैंक पर और काफ़ी टाइम से पॉजिटिव हूँ। और जो लता मैम भी एक्सप्लेन कर रही थी, देखिए अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं ना, वो हमेशा अहेड ऑफ द कर्व होती हैं। HDFC बैंक में जब स्लो डाउन आया, वो तब आया जब उन्होंने खुद डिसाइड किया कि अभी हमें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी पेन नज़र आ रही है। और उसके बाद सबसे पहले अब उन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वर्स्ट इज़ बिहाइंड। तो यही रीज़न है कि ये स्टॉक 1400 वाला था अच्छे नंबर्स के टाइम पर, अच्छी इकोनॉमी के टाइम पर, अब 1800 है ख़राब नंबर और ख़राब इकोनॉमी के टाइम पर। तो ये HDFC बैंक पर जवाब। एक और सवाल, BR भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी से, और वो हुंडई मोटर्स पे पूछ रहे हैं आपसे 1850 की खरीदी और व्यूज़। देखिए, Hyundai में मेरा व्यू रहा है कि आप Hyundai को ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से नहीं रख सकते। Hyundai में अगर आप, एक तो Hyundai का IPO बहुत महंगा आया था, कंपनी अच्छी है, मैं कंपनी के प्रॉस्पेक्ट पर बहुत बुलिश हूँ। और मेरा ये मानना है कि Hyundai की अर्निंग्स अगले 10 साल में परसेंटेज के हिसाब से मारुति को बीट करेंगी। लेकिन कभी भी कोई नई कंपनी आती है, भले ही वो कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल अच्छी भी हो, उसको हमेशा जो एक लिस्टेड पीयर है, जो इतने सालों से लिस्टेड है, उसके मुकाबले डिस्काउंट मिलता है। सबसे बड़ा एग्जांपल था जब TCS लिस्ट हुई थी, इन्फोसिस से बड़ी कंपनी थी, इन्फोसिस से बेटर अर्निंग्स थी, लेकिन डिस्काउंट पर ट्रेड किया वो, उसके बाद प्रीमियम पे आया। Hyundai तो वैसे भी मारुति से छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी ही रहेगी मारुति के मुकाबले। मारुति को ओवरटेक करना आई थिंक हमारे लाइफ स्पैन में तो शायद मुश्किल होगा। तो उस केस में मैं ये ऐड करूँगा कि Hyundai को शायद बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना मिले मारुति के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट सेम वैल्यूएशंस पर आगे जाके ट्रेड कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अर्निंग्स प्रोफाइल अच्छी रहे। लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है कि 6 महीने के लिए, ये वो वाला IPO नहीं था 6 महीने का जिसमें आप व्यू ले सकते हैं। चलिए, ये 2 सवाल श्रेया ने लिए, उसके बाद हम 3:30 बजे बाकी के सवालों के जवाब देंगे आपके। मार्केट थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा 20-25 पॉइंट सही, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ।
लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी लोग शायद प्रॉफिट मतलब तो कुछ लोग शायद प्रॉफिट घर ले जाना चाह रहे होंगे, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज काफ़ी स्ट्रेंथ है। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स वापस रिविजिट करते हैं, और वीरू मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कल का सीधा सौदा की जो आपकी टीम होगी ना, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 PSU बैंक्स हो सकते हैं, मतलब मेरी अजम्पशन है। अनुज क्या होता है कि रात को मेरी बेटी जो है ना वो स्कैनिंग करने नहीं देती है, तो मैं कुछ ना कुछ स्कैनिंग जो होता है ना वो 2-3 से शुरू कर देता हूँ। और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी बहुत टीम बना लेता हूँ अभी टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के आधार पर, बाकी तड़का आखिरी में लगाता हूँ। ऑप्शंस देखना, स्ट्राइक्स देखना, तो 2 PSU बैंक्स इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। नहीं, वो आपकी बेटी एकदम ठीक करती है, वो रात को ये काम करना भी नहीं चाहिए। रात का काम भाई अपना फैमिली को देने का है वीरू, और बाकी सुबह से लेकर शाम तक हम अच्छा काम करते हैं, तो उसमें उसके बाद सुबह जल्दी भी आते हैं। ऑब्वियसली मैं तो खैर जब दिल्ली आता हूँ तो मैं देखता हूँ, आई थिंक वो वॉचमैन के आने से पहले आप ऑफिस में आए हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम होता है काम करने का, है ना। तो ठीक है, तो रात को मत टीम बनाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग बनाइए, या फिर अगर 3:30 बजे के बाद आधा घंटा कहीं मिल जाए तो उसमें टीम बनाइए। चलिए खैर एनीवे कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप लेकर आइए जरा स्टॉक क्रॉम्पटन का। क्रॉम्पटन काफ़ी समय के बाद थोड़ा सा स्टॉक अब एक रेंज में फंस गया है। गाबा सर, हमने बात की थी क्रॉम्पटन की आई थिंक 2-3 दिन पहले, क्या थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है इसका प्राइस पैटर्न? पर क्रॉम्पटन का चार्ट बेसिकली तो ठीक है, लेकिन थोड़ा फटीग है क्योंकि करीब 12 या 13 दिन से एक अपमूव मिला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 370 टू 420, 50 रुपए का अपमूव मिला है ऑन 300 रुपए स्टॉक, तो थोड़ा फटीग नजर आता है। लेकिन स्ट्रक्चरली ठीक है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, शायद लोअर लेवल 400 भी देखें, वहां से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन फिलहाल नो ट्रेड जोन, बेस्ट अवॉइडेड क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन बेस्ट अवॉइड है। और अभी अभी जो SJVN दिया ना सोनी जी ने, और सोनी जी मुझे तो याद ही नहीं था सच्ची बताऊं कि ये डेरिवेटिव्स में आ गया है। हाँ मैंने लिस्ट देखी थी लेकिन जहन में नहीं था। सतलुज जल विद्युत निगम 117 पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके 200 DMA की ट्रजेक्टरी को रिगेन करता हुआ ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। और एक बार लेके आइए आप प्लीज़ कैनरा बैंक, जो जैसे अनुज ने कहा भी कि PSU बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, लुक एट कैनरा बैंक, और इसका ज़रा स्क्रीन पे OI रखिएगा 105.14, और मेरे ख्याल से पोस्ट जुलाई 25 ये एक सॉरी ये 1 अक्टूबर के बाद पहली बार अपने लास्ट ड्यू एवरेज के क्लस्टर को विजिट करने जा रहा है 105.15 पे, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ कैनरा बैंक बढ़ता हुआ। PSUs में एक मूव विजिबल है। एक स्टॉक लेके आइए आप NCC, वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, तो बहुत सारे स्किप्स जो हैं वो डे हाई के जोन में आके ट्रेड करते हुए। और एक स्टॉक और लेके आई जिस पर सुबह सुबह हमने काफ़ी बात की थी, CESC 4% ऊपर 185.68, ये भी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी करता हुआ। RBL को जिक्र अनुज ने किया था, RBL का जो ये क्लोज आ रहा है 17 अक्टूबर के बाद पहली बार इस क्लस्टर में यानी 20 DMA के ऊपर, तो हम एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पर। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और चलते हैं अब वॉल पर। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में आज सुबह जो NJ कुमार जी ने भी एक बात बोली थी कि ख़राब खबर पर ही नहीं, सिर्फ एक हाई वॉल्यूम पर भी मार्केट ने शायद बॉटम बनाया, और शायद जितने भी वीक प्लेयर्स थे सबको अब मार्केट यहाँ से बाहर निकाल चुका है। और बैंक निफ्टी तो खैर सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर ही रहा था। आज की इस क्लोज के मायने हैं वीरू कि निफ्टी भी अब अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है, तो एक क्लासिकल इंडिकेटर कि 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने वाला इंडेक्स अब अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया। शॉर्ट, आपको याद होगा मैंने एक दिन वो चार्ट दिखाया था जिसमें वो निफ्टी का हमने 20 DMA और 200 डे मूविंग एवरेज का वो इन्फ्लेक्शन दिखाया था। वो दिखाया था कि कैसे वो अब अपवर्ड उसने आने की शुरुआत की है। वो क्लासिकल साइन होते हैं कि अब मार्केट की करेक्शन शायद खत्म हुई, और फिंगर्स क्रॉस्ड आज का मूव बहुत शानदार था। चलिए वॉल पर देखते हैं, इस मूव को समझते हैं। 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर था 24,450 के करीब, फाइनली उस 24,350 24,400 की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी करीब 1% ऊपर था। इसने लीड किया आज मार्केट को, और निफ्टी IT आज कंपेरेटिवली क्वाइट था,
सिर्फ आधा % ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स में लेकिन शानदार तेज़ी थी, करीब करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर था और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर भी करीब करीब 1% की तेज़ी देखने को मिली आपको। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1800 बढ़ने वाले शेयर, करीब करीब 600 गिरने वाले शेयर, तो मतलब 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आज की ट्रेड में आपको देखने को मिला। अब आते हैं हम सेक्टोरल ब्रेड पर, और आज का सेक्टर हीट मैप देखिए, सब सेक्टर्स ग्रीन में थे, सिर्फ एक एफएमसीजी रेड में था, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए इसका जो सबसे बड़ा स्टॉक था आईटीसी वो 2% नीचे था, उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आया निफ्टी एफएमसीजी पर। अदरवाइज ये सेक्टर भी ठीक ठाक था। उसके अलावा जो टॉप गेनर था हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा बैंकों ने गेन किया, लेकिन उसमें पीएसयू बैंक देखिए अब 2.5% पीएसयू बैंक इंडेक्स में गेन आए। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, मेटल्स, सब में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। चलिए आप जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं और देखते हैं कि किन स्टॉक्स में तेज़ी रही। देखिए कितनी ग्रीन स्क्रीन है, करीब करीब 40 स्टॉक्स 50 में से ग्रीन में थे आज। सबसे ऊपर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। एनटीपीसी में शानदार तेज़ी, और उसके बाद बैंक्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई, HDFC बैंक, इन सब में तेज़ी। पिछले 3-4 दिन से मार्केट को सपोर्ट मिलने लगा है रिलायंस से। रिलायंस देखिए आज भी 1% ऊपर था। अब 1% रिलायंस के लिए बड़ा मूव नहीं है, लेकिन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो बड़ा मूव है। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर भी अच्छे मूव्स थे। BEL, सिप्ला, TCS, इन्फोसिस, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव थे। सिर्फ भारती था जो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली वीक था, 1.5%, और ITC यहाँ पर भी करीब करीब 1% की गिरावट थी। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट की क्लोज बहुत बहुत शानदार। जी हाँ, शानदार क्लोज और बेहद शानदार क्लोज हम आपकी स्क्रीन पे 2444.75 पे क्लोज हुए। चलिए वे काम करते हैं, ये क्लोजिंग शानदार रही और 1 अक्टूबर के बाद पहली बार निफ्टी सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले मंत्रणा कर रहे थे। और लुक एट द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्या बेस्ट ये रेशियो थी। खैर अभी एक छोटे से विलंब का वक्त है और उसके बाद इस तेज़ी में और कहाँ पर दाव आप खेल सकते हैं। कोई हीरा आपका फंसा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल आपकी फंसी हुई है, उस पर एक विस्तृत चर्चा और CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये मंत्रणा कुछ देर बाद शुरू होगी, श्रेया और अनुज के साथ। नमस्कार।